हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब और टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपका अष्टम प्रश्न पत्र शांति शिक्षा एवं सतत विकास का मैराथन क्लास। दोस्तों, जैसा कि आपकी डिमांड थी कि मैम शांति शिक्षा की भी मैराथन क्लास लेके आई, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे एक निवेदन करूँगी कि आप मैराथन क्लास देखिए, ये अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों आप और भी जितने भी वीडियोज हैं आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैराथन क्लास में आप ही सोचिए कि अगर हमारे पास कितना भी हमें भूख लगी हो, हम एक ही दिन का तो खाना खा पाएंगे कि हम एक ही दिन में पूरे 50 दिन का खाना खा लेंगे। तो दोस्तों, मैराथन क्लास तभी आपके लिए बेनिफिशियल होती है जब आप पूरी सारी वीडियोज को एक बार देखे रहें। तब आपके लिए ये जो मैराथन क्लास होती है रिवीजन क्लास होती है, क्योंकि इसमें आपको फास्ट रिवीजन कराया जाता है। लेकिन एक बार चलिए, अगर आपने नहीं पूरी वीडियो सारी देखी है तो एक बार आप रिवीजन कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप पूरी डिटेल वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि तभी आपको और अच्छे ढंग से हर एक टॉपिक समझ में आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज की आपकी डीएलएड 4th सेमेस्टर की शांति शिक्षा एवं सतत विकास की मैराथन क्लास। और दोस्तों, यहाँ पे चलिए देखते हैं, पहला चैप्टर है यहाँ पे अध्याय 1 शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य। दोस्तों, इसके बाद आपका है अध्याय 9 जो लास्ट अध्याय रहेगा, सतत विकास एवं पर्यावरण। तो दोस्तों, टोटल इसमें 9 चैप्टर हम लोग देखेंगे फास्ट रिवीजन में। तो चलिए देखते हैं आप सबसे पहले अध्याय 1 शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य। दोस्तों, शांति शिक्षा के विषय में हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि शांति शिक्षा की अवधारणा क्या है, कि वर्तमान में शिक्षा का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो मानव संसाधनों का यथोचित विकास करना है। यही कारण है कि आज शिक्षा के द्वारा हम अनेक नूतन प्रवृत्तियां दस्तक दे रही हैं और जिन्हें शीघ्र ही हम आत्मसात करना चाहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे शांति शिक्षा हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, जब भी हम कोई कार्य करते हैं उस कार्य में किसी भी तरह का विघ्न ना आए, किसी भी तरह की बाधा ना आए, इसके लिए हमें शांतिपूर्ण ढंग से उस कार्य को करना होता है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इसे केवल हम अपने ही ढंग से कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि हम उस कार्य को सही ढंग से कर पाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग शांति शिक्षा का अर्थ। शांति के लिए शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण तथा विकास होता है जो शोषण, हिंसा तथा अन्याय से मुक्त हो। यानी कि देखिए, शांति के लिए शिक्षा यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा समाज का निर्माण करना जिसमें ना ही किसी तरह का किसी का शोषण हो, ना ही किसी तरह की हिंसा हो, ना ही किसी के साथ अन्याय हो, यानी इन सब निगेटिव चीज़ों से वो मुक्त हो, और एक व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरे के द्वारा अनुसारित विचारों के प्रति सहिष्णुता, भाईचारे का निरंतर प्रवाह करता रहे। यानी कि यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करे। यहाँ पे देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना भी आएगी आगे अगर हम पढ़ेंगे इसमें। तो यहाँ पर कहा जाएगा ना, भाईचारे का व्यवहार हो और साथ ही इस प्रकार की निहित भावना से युक्त व्यक्ति यहाँ पे क्रोध, घृणा का त्याग कर देता तथा समाजोपयोगी बातों पर भी को भी स्वीकार करता है। तो दोस्तों, जब व्यक्ति इस तरह का व्यवहार रखेगा तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो क्रोध है, जो घृणा है, वो धीरे धीरे समाप्त होगी, और जो भी समाज के लिए उपयोगी बातें हैं वो उसको स्वीकार करेगा, वो समाज के लिए हितकारी कार्य करेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे शांति शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं। दोस्तों देखिए, शांति शिक्षा यहाँ पे डॉक्टर पीवी नावर ने शांति शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं। इसमें देखिए, पहला है कि बालकों को उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज हेतु रुचि का विकास करना। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, शांति शिक्षा का जो उद्देश्य होता है उसमें पहला उद्देश्य क्या होता है, डीपी नायर के अनुसार, यहाँ पे डॉक्टर पीवी नायर के अनुसार क्या कहा गया कि बालकों में उदार मस्तिष्क होना चाहिए और विवेकपूर्ण चिंतन होना चाहिए, जिससे कि वो विश्वव्यापी खोज कर पाएं, विश्वव्यापी ज्ञान से संबंधित खोज कर पाएं, और उसमें उनकी रुचि का भी उनके अंदर विकास हो। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, दूसरा क्या है कि बालकों को धार्मिक सहिष्णुता, अन्य प्रजातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों को आदर भाव से देखने के लिए योग्य बनाना। और दोस्तों, आगे चलिए हम लोग देखते हैं, और साथ ही साथ बालकों में सह अस्तित्व की भावना को भी विकसित करना, यानी कि हर किसी का अपना अस्तित्व है और हर किसी को मान सम्मान देना, हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना, ये सारी चीज़ें भी निहित होती हैं शांति शिक्षा के उद्देश्य में। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता क्या है, यानी कि हमारा जो वर्तमान समाज है उसमें शांति शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। सामाजिक दृष्टिकोण से हम देखें तो दोस्तों, शांति के लिए शिक्षा के सामाजिक दृष्टिकोण का अपना विशिष्ट महत्व है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता और
और वह उसका विशिष्ट अंग भी है। और व्यक्ति को जहाँ समाज से अनेक सुविधाएं मिलती हैं, वहीं उससे समाज से कुछ शिकायतें और समस्याएं भी उत्पन्न होती। जैसा कि दोस्तों अगर हम देखें, हमें कोई आपदा अगर हमारे ऊपर आती है तो हमारे आसपास के पड़ोस के लोग सबसे पहले हमें देखने आएंगे, बचाने आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी भी बात को लेकर के हमारी बहस भी हो जाती है। तो दोस्तों ये बहस नहीं होनी चाहिए। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कुछ भी होता है तो हमारे पड़ोसी हमारी सबसे पहले आके मदद करेंगे, हमारी सबसे पहले खोज खबर लेंगे। तो इस तरह से ये जो भावना है, इस भावना को लाने का जो कार्य करता है वो करता है शांति शिक्षा। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे सामाजिक दृष्टिकोण देखिए। शांति के लिए सामाजिक दृष्टिकोण में यही चीजें हैं कि समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में उन समस्याओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जो छात्रों को उनसे अवगत कराते हुए उनके समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो भी समस्याएं समाज के द्वारा उत्पन्न होती हैं वो समस्याएं भी शांति शिक्षा में छात्रों को बताना और साथ ही उसका किस तरह से निराकरण करना, इन सब के विषय में भी शांति शिक्षा के विषय में बताया जाना चाहिए। तो दोस्तों आगे चलिए देखिए यहाँ पे व्यक्तिगत दृष्टिकोण क्या है कि शांति शिक्षा की आवश्यकता का जो व्यक्तिगत दृष्टिकोण है वो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे दोस्तों व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो यह स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति छात्र शांति के लिए शिक्षा के प्रति सजग है या नहीं है, वह उसकी आवश्यकता को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम व्यक्तिगत दृष्टिकोण की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को शांति शिक्षा का महत्व जानना बहुत जरूरी है, तभी वो उसको अपने जीवन में अपना पाएगा। यानी कि उसकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो शांति शिक्षा के माध्यम से किस तरह से पूरी हो रही हैं, यानी कि वो किस तरह से अपने व्यवहार में पोलाइटनेस ला रहा है, जिससे कि वो चीज़ों को जो भी उसकी आवश्यकताएं हैं वो उसको पूरा करने में सफल हो रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, कहीं ना कहीं उसके अंदर जो भी आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं शांति के माध्यम से, वो उस चीज़ में समझ उसके अंदर आएगी और वो व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो उसका है वो उस दृष्टिकोण में सफल हो पाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वैश्विक दृष्टिकोण। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने देखा सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण क्या था कि समाज में जो भी हमारी अपनी दायित्व है और जो भी समाज के माध्यम से अलग अलग तरह की कमियां रहती है उसको हम कैसे दूर करें। और इसी तरह से हमने देखा कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण में भी जो भी हमारी आवश्यकताएं वो किस तरह से पूरी होंगी। और यहाँ पे देखिए वैश्विक दृष्टिकोण। दोस्तों सामाजिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी शांति के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में भी आंतरिक एवं बाह्य मुद्दों को लेकर के भी यही स्थिति विद्यमान रहती है, जहां वैश्विक शांति होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों देखिए वैश्विक शांति का क्या मतलब कि जिस तरह से हम हमारे अपने पड़ोसियों के साथ व्यवहार अच्छा रखते हैं, उसी तरह से हमारा जो देश है, हमारे देश में जो हमारे देश से संबंधित अलग अलग कंट्री हैं, जो भी सटे हुए पड़ोसी देश हैं या फिर जो विश्व में अलग देश हैं, उन सब से हमारा अपना व्यक्तिगत व्यवहार, हमारे देश के लोगों किस तरह से व्यवहार है और किस तरह से हम उनके साथ आयात निर्यात कर रहे हैं, किस तरह से हम उनके किसी भी आपदा में सहयोग कर रहे हैं। तो ये सब वैश्विक दृष्टिकोण होता है कि हम किस तरह से उनके साथ सहायता भी कर रहे हैं और जब हमारे ऊपर कोई आपदा आ रही है तो वो हमारे लिए कितना सहायता कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पर्यावरणीय दृष्टिकोण। दोस्तों पर्यावरण को लेकर समस्त विश्व में अलग अलग दृष्टिकोण हैं और पर्यावरणीय संरक्षण को लेकर निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए फिर भी विभिन्न मुद्दों को लेकर मतैक्य नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं जो विश्व में देखिए अगर पर्यावरण देखा जाए, पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि ज्वलंत हैं, फिर भी कहीं ना कहीं वो यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि जिसकी वजह से हमारे देश में या फिर विश्व में समस्याएं भी उत्पन्न हो रही हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया। तो ये पर्यावरणीय समस्या है जिसकी चिंता किसी एक व्यक्ति की चिंता नहीं है बल्कि पूरे विश्व की चिंता। और इसके लिए एक मंच पर आना और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कार्य करना ये बहुत ही बड़ी बात है और इसके लिए शांति शिक्षा का होना बहुत ही आवश्यक है। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण। दोस्तों शिक्षा व्यक्तित्व निर्माण का आधार है, प्रारंभिक मानव जीवन का मूलाधार है। माध्यमिक शिक्षा तना है तथा उच्च शिक्षा जीवन का विकासात्मक प्रसार है। व्यक्ति का शिक्षित करने का तात्पर्य है कि उसे दिशा देना। शिक्षा के माध्यम से हम छात्रों को शांति के लिए किस तरह से आगे ले जाएं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लोकतंत्र के प्रति दृष्टिकोण क्या है कि किस तरह से
जो बालक है उसे शिक्षा के माध्यम से एक आदर्श नागरिक बना सके, जहां पर वो अपने अधिकारों को भी समझे और साथ ही साथ जो भी समाज से संबंधित या देश से संबंधित उसके अपने दायित्व है उसका भी वो निर्वहन सही ढंग से कर पाए। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान समय में शांति शिक्षा की आवश्यकता के क्या कारण है दोस्तों, यहाँ पे ये आपको पॉइंट जरूर लर्न कर लीजिएगा। सामाजिक गुणों के विकास हेतु ये वर्तमान शिक्षा की आवश्यकता है, शांति शिक्षा की आवश्यकता, और नैतिक गुणों के विकास हेतु भी शांति शिक्षा की आवश्यकता है। और देखिए यहाँ पे आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु भी शांति शिक्षा की आवश्यकता है, और प्रकृति से प्रेम हेतु भी शांति शिक्षा की आवश्यकता है। ये चारों पॉइंट आप लर्न कर लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीवन में शांति हेतु उपाय क्या किए जाते हैं। यहाँ पे देखिए जीवन में शांति हेतु सबसे पहला है उचित सामाजिकरण। उचित सामाजिकरण का क्या मतलब दोस्तों, देखिए समाज शांति और प्रेम बनाए रखने हेतु बच्चों के सामाजिकरण को अधिक से अधिक उचित तथा व्यापक बनाने का प्रयास, सामाजिक शांति बनाने के लिए ये सब कार्य बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि जो बालक है वो सामाजिकरण अपने परिवार से ही सीखता है। जब परिवार के माता पिता और एक तरह से जो भी बड़े लोग हैं वो सही से व्यवहार करेंगे बालक के साथ, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे जब बाहर निकलेगा, जब वो समाज के संपर्क में आएगा, तो वो धीरे धीरे वो भी वैसा ही व्यवहार करेगा। तो यहाँ पर बच्चों में जीवन में शांति बनाए रखने के लिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास उसका बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। यहाँ पे देखिए नंबर 2 पर उचित शिक्षा तंत्र। जीवन में शांति हेतु शिक्षा की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। शिक्षा तंत्र या शिक्षा व्यवस्था के उचित होने पर व्यक्ति में एकता का भाव निश्चित रूप से सबल हो जाता है। दोस्तों उचित शिक्षा तंत्र का क्या मतलब है कि जीवन में किस तरह से शांति हो। देखिए अक्सर आप ये चीज़ें रियलाइज करते होंगे कि आज लगभग 2 साल हो गए हैं, अगर आप एक छोटे बच्चे की शिक्षा व्यवस्था देखिए तो वो बिल्कुल चरमरा सी गई है, क्योंकि बड़े लोग आप लोग हैं, आप पे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन अगर जो छोटे बच्चे हैं वो ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों छोटे बच्चों को मोबाइल में कंसंट्रेट करना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी वही छोटे बच्चे अगर स्कूल जाते तो वो बहुत सारी चीज़ें अपने विद्यालय से सीख सकते थे, लेकिन दोस्तों आज विद्यालय बंद होने की वजह से उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यानी कि वो सही ढंग से ना पढ़ पा रहे हैं, ना ही वो किसी तरह का मैनर सीख पा रहे हैं, ना बैठने उठने खाने पीने बातचीत करने, हर चीज़ें वो घर से तो सीखते ही हैं, साथ ही साथ वो विद्यालय से उससे ज़्यादा अधिक सीखते हैं। अक्सर छोटे बच्चों से आप बात करो, अगर छोटे बच्चे के मिस ने कहीं गलती से कुछ गलत पढ़ा दिया है, अगर आप उसको समझाओ बेटा ये गलत है, ये आपकी मिस ने, लेकिन उसे हमेशा ये लगता है कि मेरी मिस सही ही पढ़ाती हैं। तो ये फ़र्क होता है दोस्तों उचित शिक्षा तंत्र का। यानी कि बच्चा जो अभी बहुत छोटा, उसको अपने शिक्षक पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है पढ़ाई के मामले में। तो इसी तरह से दोस्तों अच्छे गुणों का विकास करने में भी शिक्षा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक शिक्षक अपने छात्रों को जो बताएगा वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको कैच करते हैं। अब यहाँ पे देखिए उपयुक्त पाठ्यक्रम है। जीवन में शांति हेतु यह आवश्यक है कि पाठ्यक्रम को उपयुक्त बनाया जाए, यानी कि जो पाठ्यक्रम है वो बच्चों के लेवल का हो, जिससे कि उनका उचित सामाजिकरण होने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व का विकास हो, जिससे कि उनके अंदर जो उनका दृष्टिकोण है समाज को देखने के प्रति या फिर राष्ट्र या देश के प्रति वो विकसित हो पाए। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पाठ्य सहगामी क्रियाएं। दोस्तों पाठ्य सहगामी क्रियाओं में खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, पिकनिक, शैक्षिक प्रशिक्षण, ये सारी चीज़ें आती हैं, और छात्र कैंप भी आता है जिसमें भाग लेकर बालक के अंदर सामुदायिकता की भावना का भी विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब जब हम विद्यालय में जाते हैं और अपने जो भी सहपाठी हैं उनके साथ अलग अलग तरह के खेलों को खेलते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सहयोग की भावना भी आती है और साथ ही साथ समूह में खेलने की भावना आती है। तो ये सारे जो गुणों का जो विकास होता है ये बालक का विद्यालय में ही होता है, अपने सहपाठियों के साथ ही होता है। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पे सामाजिक अध्ययनों पर बल। शिक्षा जगत में प्राथमिक माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तरों पर सामाजिक अध्ययनों के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों देखिए सामाजिक अध्ययन पर बल की किस तरह से जो समाज है उसमें अलग अलग तरह के लोगों का रहना, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए अलग अलग धर्म समुदाय, फिर भी यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं एकता देखने को मिलती है। तो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सामाजिक अध्ययन भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, और ये सामाजिक अध्ययन शांति शिक्षा के माध्यम से ही आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे उचित सामाजिक ढांचा। विश्व बंधुत्व शांति हेतु आवश्यक है कि हमारा सामाजिक ढांचा उचित हो। सामाजिक एवं आर्थिक भिन्नता अधिक होने के कारण आपस में पूर्वाग्रह, विभेदन,
संघर्ष आदि देखे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए उचित सामाजिक ढांचा, यहाँ पे देखिए उचित सामाजिक ढांचा का क्या मतलब कि जो समाज है उसमें कहीं ना कहीं अलग अलग तरह के अगर हम देखें जो पूर्वाग्रह देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं लोग अपनी चीज़ों को अधिक महत्व देते हैं, जैसा कि अगर हम बात करें जातिवाद जो है या फिर सांप्रदायिकता, ये सब जो है ये कहीं ना कहीं बालकों में एक तरह से उनके अंदर एक विभेद पैदा करते हैं और एक तरह से यहाँ पे संघर्ष की स्थिति भी पैदा करते हैं, जहाँ पर वो खुद को समझ नहीं पाते कि उन्हें किस तरह से यहाँ पे खुद को मेंटेन रखना, किस तरह से अपने व्यक्तित्व का विकास करना। लेकिन दोस्तों वहीं अगर हम बात करें शांति शिक्षा की, तो शांति शिक्षा ये हमें बताता है कि किस तरह से हम अनेकता में एकता के साथ बहुत ही आसानी से जीवन निर्वाह कर सकते हैं, किस तरह से हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके जो इस तरह के संघर्ष हैं, जो इस तरह के विभेदन है, इसको समाप्त कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मूल्य। मूल्य का अर्थ एवं परिभाषा। अब दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं मूल्य क्या है। यहाँ पे देखिए मूल्य सहित जीवन ही अर्थपूर्ण है, मूल्य रहित जीवन कुछ भी नहीं है। जो मनुष्य मूल्यों को महत्व देता है वो समाज में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों देखिए मूल्य का मतलब होता है हमारे अपने व्यक्तिगत गुण, ऐसे गुण जो कि समाज में मान्य है, जैसे कि सत्यवादी और आदर्शवादी, और साथ ही साथ यहाँ पे हम बात करें अच्छा व्यवहार, वाक्पटुता, ये सारे जो गुण हैं, और साथ ही साथ किसी भी विषय पे अच्छा ज्ञान रखना, और साथ ही साथ किसी के साथ अच्छे से पेश आना और ईमानदारी, तो ये जो गुण हैं दोस्तों ये व्यक्ति के अपने मूल्य होते हैं। अक्सर आप कहते हैं ना कि वो व्यक्ति तो झूठ बोल ही नहीं सकता। अगर आपसे कोई कहे कि उसने ये झूठ बोला, अगर आप उसको व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और ये भली भांति जानते हैं कि वो बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है, और आपसे वो उस आदमी के विषय में कोई ये कहे कि उसने झूठ बोला, तो आप कहोगे वो झूठ बोल ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपको पता उसके जो अपने मूल्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है, बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी और कर्तव्यनिष्ठ है। तो दोस्तों ये होते हैं मूल्य। आगे चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे प्रत्येक वस्तु जिसका महत्व होता है उसे हम मूल्य कहते हैं। सत्य, ईमानदारी, अच्छाई आदि मूल्य हैं, जबकि झूठ, बेईमानी आदि अवमूल्य हैं। यहाँ पे देखिए जितने भी अच्छे गुण होते हैं वो मूल्य के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे देखिए वैल्यू शब्द का उद्भव वैल्योर से हुआ है, जो कि लैटिन भाषा की शब्द जिसका तात्पर्य होता है महत्व, उपयोगिता अथवा वांछनीयता से लगाया जाता है। मूल्य समाज में विभिन्न आदर्शों, प्रतिमानों के रूप में समाज को उचित दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो वैल्यू होता है, यानी कि वैल्यू का मतलब मूल्य जो होता है, इसका उद्भव जो हुआ वो वैल्योर से हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, और दोस्तों जिसका मतलब होता है महत्व और उपयोगिता और वांछनीयता, यानी कि जो उसकी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के जो अच्छे गुण होते हैं जो कि हमेशा चलते रहते हैं, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होते हैं, तो यहाँ पर वो कार्य होता है मूल्य का। यानी कि मूल्य के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति के विषय में ये जान सकते हैं कि उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगबर्न के अनुसार मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करें, यानी कि हमारे जो भी अपनी इच्छाएं उसकी तुष्टि यानी कि पूर्ति करता है मूल्य। अब देखिए यहाँ पे मूल्य की विशेषताएं क्या हैं। मूल्य अमूर्त संप्रत्यय है। दोस्तों आप मूल्य को देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। दीर्घ अनुभव का ये परिणाम है। सामाजिक स्वीकृति भी है, व्यवहारिक निर्धारण भी करता है, और मूल्यों का विकास भी होता है। मूल्यों यहाँ पे देखिए मूल्यों का विकास, और यहाँ पे हम देखेंगे मूल्यों का चयन, उचित कार्य प्रेरक है, आत्मसंतुष्टि भी मिलती है इससे, और परिवर्तनशीलता भी होती है इसमें, और समाज की पहचान भी होती है। दोस्तों देखिए मूल्य समय समय पर बदलते रहते हैं, लेकिन देखिए जो मूल्य होते हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे गुणों का ही समावेश उसमें होता है। यानी कि हमारे मूल्य बदलेंगे लेकिन वो अच्छाई की तरफ बदलेंगे, ना कि बुराई की तरफ। अगर वो बुराई की तरफ बदलते हैं तो वो अवमूल्य हो जाएंगे। क्लियर? यहाँ पे देखिए मूल्यों का वर्गीकरण। परंपरागत मूल्य। दोस्तों परंपरागत मूल्यों से हमारा अभिप्राय उन आदर्शों, सिद्धांतों और विश्वासों से होता है जो प्राचीन काल से ही हमारे जीवन का मार्गदर्शन करते चले आ रहे हैं। यानी कि जो हम अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होकर के हमारे पूर्वजों के माध्यम से हमें मिला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए सत्य, अहिंसा, करुणा, शांति, समाजशीलता,
सादगी, धैर्य, ज्ञान प्रचार, सहयोग मूल्य, परंपरागत मूल्य जो कि हमारे पूर्वजों से हमें मिले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे आधुनिक मूल्य। आधुनिक मूल्य वो मूल्य होते हैं जिन्हें समकालीन समाज द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। समस्त यहाँ पे देखिए स्वतंत्र भारत में कुछ मूल्यों को उपयुक्त स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे देखिए जो नैतिक मूल्यों के आधार पर बनने की क्षमता रखते हैं, इनमें से कुछ मूल्य निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके पहले हम लोगों ने देखा परंपरागत मूल्य और यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग आधुनिक मूल्य। दोस्तों आधुनिक मूल्य में अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत आता है स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भावना, विश्व बंधुत्व की भावना, समाजवादी मूल्य, धर्मनिरपेक्षता संबंधी मूल्य और न्यास। तो दोस्तों ये आपके वर्तमान मूल्य हैं जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि स्वतंत्रता भी आती है, यानी कि ये हमारे अपने मूल्य हैं कि हम स्वतंत्र हों। समानता भी हमारे, यानी कि हम हर चीज़ को समानता के साथ देखें। भ्रातृत्व भावना यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना भी इसमें आएगी, और भ्रातृत्व भावना देश प्रेम की भावना, और साथ ही समाजवादी मूल्य यानी कि समाज के प्रति हमारे जो अपने कर्तव्य हैं ये सारी चीज़ें आएंगी। न्याय, धर्मनिरपेक्ष संबंधी मूल्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हम अपने धर्म को ही नहीं महत्व दें बल्कि यहाँ पर हम हर एक धर्म को महत्व दें, और साथ ही साथ सभी धर्मों को समान अधिकार भी मिले हुए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे शांति कौशल। किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक संपादित करने की क्रिया कौशल कहलाती है। कार्य को करने के लिए ज्ञान एवं योग्यता होना आवश्यक होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो भी कार्य निपुणता के साथ किया जाता है उसी को कहते हैं कौशल, यानी कि स्किल कहते हैं उसको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कौशल का अगर हम बात करें तो कौशल यहाँ पे देखिए संप्रेषण कौशल यानी कि बातचीत करने का कौशल, चिंतन कौशल, सोचने का कौशल, व्यक्तिगत कौशल, एक व्यक्तिगत रूप से हमारे अपने क्या गुण हैं, क्या हमारे अंदर स्किल है। तदानुभूति कौशल, हम किसी भी चीज़ को किस तरह से एक तरह से अनुभूति कर सकते हैं किसी भी चीज़। ये कौशल सबके अंदर नहीं होता कि दूसरों के दुख को देख करके हम उस चीज़ को रियलाइज कर पाएँ। तनाव प्रबंधन का कौशल, और जो हमारे अंदर स्ट्रेस है उसको किस तरह से मैनेज करें, यानी कि यहाँ पे ये भी एक कौशल होता है। अक्सर आप लोग देखते हैं ना कि जितने भी हमें ये लगता है ना कि जो सक्सेस व्यक्ति है उसके पास तो कोई परेशानी ही नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। जो सक्सेस है उसके पास बहुत परेशानी है, लेकिन वो अपने इसी तनाव प्रबंधन कौशल की वजह से खुद को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखता है कि हम उसको देख के समझ ही नहीं पाते कि वो किस भी तरह की परेशानी में है। और यहाँ पर देखिए समस्या समाधान का भी कौशल, यानी कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको किस तरह से सॉल्व करना, इसका भी अपना एक स्किल होता है। लोग प्रॉब्लम को किस तरह से बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। आप देखते होंगे कि आप ही के आसपास के लोग किसी भी चीज़ को बहुत ही आसानी से कर लेते हैं, जो भी परेशानियां आती हैं, लेकिन आप अगर उसमें उलझे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कमी है हमारे अंदर उस कौशल की, जिसकी वजह से हम उसमें उलझे हुए हैं। यहाँ पे देखिए शांति अभिवृत्तियाँ। दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यक्ति के अंदर जो आयाम होते हैं वो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, ये तीनों तरह के होते हैं, जिसमें अभिवृत्तियाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें वर्तमान समय में गला काट प्रतिस्पर्धा है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में नकारात्मक और आक्रामकता को बढ़ावा जिसकी वजह से मिल रहा है। तो दोस्तों ये जो कंपटीशन है ना, इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो प्रतिस्पर्धा की वजह से एक तरह से नकारात्मकता हमारे अंदर आ जाती है, और एक तरह से आक्रामकता यानी कि काफ़ी गुस्सा, बहुत ही जल्दी उत्तेजना आ जाती है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रेम, सत्य, देखभाल, उत्तरदायित्व की भावना, अहिंसा, विनम्रता, आत्मनियंत्रण, संवेदनशीलता, परिश्रम एवं सेवा भाव कुछ ऐसे मूल्य हैं जो शांतिपरक अभिवृत्ति के निर्माण एवं विकास में मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो सारे गुण जो कि शांति प्रिय बनाते हैं। शांति प्रिय अभिवृत्ति यानी कि हमारे जो अपने व्यवहार हैं उसमें प्रेम, सत्य, देखभाल, उत्तरदायित्व की भावना, अहिंसा, विनम्रता, आत्मनियंत्रण यानी कि हम अपने आप को किस तरह से कंट्रोल करें, और हमारे अंदर संवेदनशीलता यानी कि इमोशन हो, और परिश्रम एवं सेवा भाव के ये सारे जो मूल्य हैं ये हमें शांतिपरक बनाते हैं। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए आपका आ गया अध्याय नंबर 2, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास। दोस्तों व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषा सबसे पहले हम जानेंगे। दोस्तों मानव का व्यवहार, कार्य, स्वभाव, सोच, प्रवृत्ति तथा चरित्र एक समान नहीं होते हैं। आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनालिटी में अलग अलग गुण पाए जाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ अंतर अवश्य होते हैं, और सभी व्यक्तियों की शारीरिक संरचना, वेशभूषा आदि में अंतर होता है। कोई भी वस्तु जो एक व्यक्ति के लिए सही होती है वही वस्तु दूसरे व्यक्ति के लिए गलत हो सकती है। तो दोस्तों ये होता है पर्सनालिटी का अंतर, जिसकी वजह से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीज़ें
उपयुक्त होती हैं। दोस्तों यहाँ पर आगे चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो दोस्तों ये जो स्टेटमेंट है वैलेंटाइन का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। वैलेंटाइन ने कहा कि जो व्यक्तित्व है वो जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो कुछ जन्मजात गुणों का मिश्रण होता है और कुछ हम अर्जित करते हैं, कुछ हम लोगों से सीख करके हमारे अंदर वो गुणों को लाते हैं। तो ये दोनों का ही योग होता है, ये जो पर्सनालिटी होता है। और यहाँ पर देखिए गिलफोर्ड की भी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। गिलफोर्ड महोदय ने क्या कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, यानी कि जो व्यक्तित्व है उसमें जो गुण है उन्हीं को सम्मिलित करके ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या क्या हैं। व्यक्तित्व की विशेषताएं यहाँ पे देखिए स्व जागरूकता या आत्म चेतना, यानी कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये व्यक्तित्व की विशेषता, जहाँ पे हम अपने बारे में किस तरह से अवेयर रहते हैं, किस तरह से कॉन्शियस रहते हैं कि हमें हमारे जो भी कार्य हैं उसको सही टाइम पे करना है, और साथ ही साथ अपनी जो पर्सनालिटी है, हमारे जो भी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसको हम किस तरह से पूरा कर रहे हैं, इसके बारे में भी व्यक्ति अवेयर रहता है। यहाँ पे देखिए निरंतर निर्माण की क्रिया। दोस्तों व्यक्तित्व हमेशा निर्माण की प्रक्रिया में संलग्न रहता है, अर्थात उसके विकास में निरंतरता पाई जाती है, यानी कि जो व्यक्तित्व है वो निरंतर उसमें उसका विकास होता रहता है। देखिए जैसा कि अगर हम हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं तो उससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखरता ही है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 3 है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों मनुष्य एक मानव शारीरिक प्राणी है, उसके अच्छे व्यक्तित्व के लिए अच्छे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का होना भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए नंबर 4 है दृढ़ इच्छा शक्ति। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को उसके मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से संघर्ष करके उसके अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने की क्षमता प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दृढ़ इच्छा शक्ति भी व्यक्तित्व की विशेषताओं में सम्मिलित है, जहाँ पर हम अपने जो भी इच्छाएं हैं उसको अलग अलग तरह से पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे उसमें कितनी भी कठिनाइयां आए। क्योंकि दोस्तों अगर हमारे अंदर इच्छा नहीं रहेगी तो हम किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं हो पाएंगे। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 है निर्देशित लक्ष्य प्राप्ति। दोस्तों मनुष्य हमेशा एक निश्चित उद्देश्य लेकर कार्य करता है, उसके प्रत्येक व्यवहार के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य छिपा रहता है। तो दोस्तों निर्देशित लक्ष्य, जहाँ पे हम कोई भी कार्य करते हैं उसका अपना एक लक्ष्य होता है, उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम उस कार्य को करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 6 है सामाजिकता। मनुष्य को समाज से अलग कर उसके व्यक्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसा कि आपको पता है कि अगर हमारा जो व्यक्तित्व है उसका जो विकास होता है वो सामाजिकता की वजह से ही होता है। देखिए दोस्तों समाज जो होता है ना वो अच्छी चीज़ों को मान्य करता है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है उसको अमान्य करता है। तो दोस्तों ये जो समाज है इसी से ही हमारे व्यक्तित्व में विकास भी होता है, जहाँ पर हम समाज में रह करके ही हम अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित कर पाते हैं, यानी कि अर्जित कर पाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 7 है सामंजस्य। दोस्तों व्यक्ति को केवल बाह्य वातावरण से ही नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत यानी कि आंतरिक जीवन से भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। तो दोस्तों देखिए हमें बाह्य जो भी सामाजिक वातावरण उससे तो सामंजस्य स्थापित करना ही रहता है, साथ ही हमारे अंदर जो भी बदलाव हो रहे हैं और जो भी हमारे अंदर उथल पुथल चल रही है उसको भी हमें मेंटेन करना पड़ता है, और जो भी हमारी आवश्यकताएं उसको पूरा करने की कोशिश करनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पर नंबर 8 है एकीकरण। दोस्तों एकीकरण का तात्पर्य व्यक्तित्व के एकीकरण से, जिस प्रकार व्यक्ति के शरीर का कोई अंग अकेले कार्य नहीं करता उसी तरह से व्यक्तित्व का कोई तत्व अकेले कार्य नहीं करता। दोस्तों जैसा कि आपको पता है एकीकरण का मतलब यहाँ पे जिस तरह से हमारे शरीर का अंग है, कोई एक अंग अकेले कार्य नहीं कर सकता, वहाँ पे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को मिलकर किसी भी कार्य को पूरा करना रहता। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें हमारे व्यक्तित्व के जितने भी गुण हैं वो सभी एक साथ मिलकर के कार्य करते हैं, तभी एक अच्छा परिणाम मिलता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्तित्व विकास में वातावरण का प्रभाव क्या होता है। दोस्तों देखिए व्यक्तित्व विकास में वातावरण में देखिए सबसे पहले यहाँ पे वातावरण के प्रभाव में सबसे पहला है परिवार। तो दोस्तों परिवार के विभिन्न सदस्यों के व्यक्तित्व तथा उसकी परस्पर अंतःक्रिया का बालक के व्यक्तित्व पर जन्म से ही प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ में अगर हम देखें बालक जन्म से ही एक सामाजिक प्राणी होता है, सबसे पहले वह परिवारजनों के संपर्क में ही आता है।
और उसके बाद दोस्तों पास पड़ोस है, जैसा पड़ोस वैसा बालक, यानी कि चूंकि बालक अपने पड़ोस से बहुत सारे गुणों को सीखता है। और यहाँ पर देखिए विद्यालयी प्रभाव, दोस्तों देखिए विद्यालयी प्रभाव के अंदर बालक के व्यक्तित्व पर शिक्षक व साथियों का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का व्यक्तित्व व बालक के प्रति उसका व्यवहार, इन दोनों बातों का बालक के व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो शिक्षक है उससे बालक बहुत ज़्यादा कुछ सीखता है और साथ ही साथ उसके जो सहपाठी हैं उनसे भी सीखता है। शिक्षक के विचारों तथा नैतिक आचरण से बालक के विचारों व नैतिक आचरणों पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों आर्थिक स्थिति। दोस्तों बालक के व्यक्तित्व विकास पर परिवार की आर्थिक स्थिति का भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो अगर बालक कमज़ोर परिवार से आ रहा और उसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं अगर वो आवश्यकता पूरी नहीं हो रही तो उसके अंदर हीन भावना आ जाएगी। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 है जनसंचार माध्यम। वर्तमान समय में जनसंचार साधनों की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें हम देखें रेडियो, दूरदर्शन, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, इंटरनेट, इसके माध्यम से भी बालक का व्यक्तित्व विकसित होता है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कारक। दोस्तों मैकाइवर और पेज ने यहाँ पे लिखा है कि दूसरे शब्दों में संस्कृति एक व्यापक शब्द है जिसका अर्थ समाज के रीति रिवाज, परंपराओं, रहन सहन, आदतों व तौर तरीकों से होता है। तो दोस्तों मैकाइवर और पेज ने क्या कहा कि जो संस्कृति है, जो रीति रिवाज है, जो परंपराएं हैं, जो रहन सहन है, जो आदत है, ये सब तौर तरीके भी बालक के व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व का विकास, हमारा जो अपना व्यक्तित्व है वो किस तरह से विकसित होता है। तो यहाँ पे देखिए गर्भकालीन अवस्था में व्यक्तित्व किस तरह से। दोस्तों यहाँ पे देखिए गर्भकालीन अवस्था में आनुवंशिक कारकों का व्यक्तित्व है विकास विशेष प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो भी बालक को अपने मम्मी और पापा से जो भी आनुवंशिक लक्षण मिलते हैं वो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसलिए गर्भावस्था की परिस्थितियाँ जन्म के पश्चात विकसित होने वाली व्यक्तित्व संरचना की आधारशिला कही जाती हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए माँ के गर्भ में जब भी बच्चा रहता है तो ये कहा जाता है कि माँ को शांति प्रिय बनना है और साथ ही साथ अच्छी बुकों को पढ़ना। तो ये सब का प्रभाव बालक के व्यक्तित्व पर पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए नंबर 2 है शैशवावस्था में व्यक्तित्व। इसी अवस्था से ही बालक का विकास आरंभ होता है। यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व विकास के परिणाम स्वरूप शिशुओं में व्यक्तित्व विभिन्नताएं परिलक्षित होने लगती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शैशवावस्था से ही व्यक्तित्व का विकास बालक में प्रारंभ हो जाता है और उसमें व्यक्तित्व भिन्नताएं भी दिखने लगती हैं। बाल्यावस्था में व्यक्तित्व देखें तो इसमें बालक की तीव्र गति से शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक विकास होता है और साथ ही साथ माता पिता, संबंधियों तथा साथियों का अत्यधिक प्रभाव भी पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए किशोरावस्था। इस अवस्था में बालक में सामाजिक, संवेगात्मक, मनोवैज्ञानिक व्यवहार में भी परिपक्वता आने लगती है। यानी कि किशोरावस्था में जो बालक है उसके अंदर संवेगात्मक विकास भी हो रहा है और साथ ही मनोवैज्ञानिक व्यवहार, यानी कि वो हर चीज़ को यहाँ पे एनालिसिस करने लगता है और साथ ही साथ सामाजिक जो भी कल्चर, जो भी रीति रिवाज, हर चीज़ से वो धीरे धीरे परिचित हो जाता है किशोरावस्था तक। और दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रौढ़ावस्था में व्यक्तित्व विकास की अंतिम अवस्था प्रौढ़ावस्था, और इस अवस्था में किशोरावस्था में विकसित हुए व्यक्तित्व को प्रायः स्थिरीकरण हो जाता है। यानी कि जो भी चीज़ें वो किशोरावस्था में सीखा रहता है वो अब स्थायित्व के रूप में उसके प्रौढ़ावस्था में आ जाती है। उसके व्यक्तित्व का विकास प्रौढ़ावस्था में पूरी तरह से हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे व्यक्तित्व के प्रमुख गुण। यहाँ पे देखिए अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति यानी कि मनोविक्षिप्तता। दोस्तों ये आपके व्यक्तित्व के प्रमुख गुण, आपको ये जितने भी पॉइंट है ये आप ऐसे ही लर्न कर लीजिएगा। ऐसे ही पूछता है कि व्यक्तित्व के प्रमुख गुण क्या है, तो आपको ये याद रखना रहेगा कि अनुभव के प्रति खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमति जन्यता और स्नायु विकृति, जिसमें मनोविक्षिप्तता आती है। अब यहाँ पे देखिए व्यक्तित्व के स्वरूप हैं अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। ये और क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व 4 प्रकार के होते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे दोस्तों राजन सीरीज में। पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, ये भी आप ऐसे याद कर लीजिएगा। सेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में विभाजित किया, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक और एक्टोमार्फिक। नेक्स्ट चलिए न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया। ऐसे ही आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन ही पूछा जाता है जैसे यहाँ पे लिखा गया है। न्यूमैन तथा स्टर्न ने व्यक्तित्व को 2 भागों में विभाजित किया, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हम लोग आदत क्या होता है। दोस्तों आदत एक अर्जित व्यवहार है जो स्वतः होता है। प्रत्येक व्यक्ति में यह नैसर्गिक गुण पाया जाता है। जेम्स के अनुसार आदत दूसरा परिवर्तन है जो व्यवहार परिवर्तन से आता है। अधिगम की प्रक्रिया से यह परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आदत का क्या मतलब है कि जो हमारा अर्जित व्यवहार है उसी से वो
जो हमारा व्यवहार, अर्जित व्यवहार यानी कि जिसको हम सीखते हैं, धीरे धीरे करके लर्निंग करते हैं, सीखते हैं, तो उस वही व्यवहार धीरे धीरे करके हमारी आदत में आ जाता है। बालकों में आदत सीखने का परिणाम है। हैबिट शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के हैबिटस अथवा हैबेर से हुई है, जिसका आशय किसी वस्तु को प्राप्त करना है। किसी को पान खाने की आदत, किसी को सिगरेट पीने की आदत, इसी प्रकार कई लोगों को बेटी लेने की आदत होती है। आदतें बालकों के समायोजन तथा उनके व्यक्तित्व निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो आदत है वो धीरे धीरे हमारे किसी भी व्यवहार को बार बार दोहराने की वजह से वो हमारे हैबिट में आती है। तो देखिए, अक्सर लोग जो होते हैं, कोई पान खाने की आदत बनाता है, तो कोई बेटी लेने की, कोई सिगरेट पीने की। तो ये धीरे धीरे ही जब वो व्यक्ति हमेशा उसी कार्य को दोहराता है तो वो उसकी हैबिट में आ जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए H.E. गैरेट के अनुसार क्या है कि आदत उस व्यवहार का नाम है जो इतनी अधिक बार दोहराया जाता है कि वह व्यवहार स्वचालित हो जाता है। यानी कि जो आदत होती है ना, वो व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को इतनी बार किया जाता है, उसके व्यवहार में आ जाता है और वो कार्य अब वो स्वतः करने लगता है। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो शुरू में जब हम सीखते हैं तो हम बार बार गिरते हैं, हमें चलाना नहीं आता। लेकिन जब आपको वही चीज़ बार बार सीखते सीखते चलाना आ जाता है तो क्या आप कभी गिरते हैं? कभी नहीं गिरते, क्योंकि वहाँ पे वो आपके हैबिट में हो चुका है। अब साइकिल को आप आसानी से चला सकते हैं, वो आपके लिए हैबिट बन चुकी है, आपकी आदत बन चुकी है कि अब हम साइकिल को आसानी से चला सकते हैं, कहीं भी मोड़ आने पे आराम से मोड़ सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए आदतों की विशेषताएं क्या है। आदतें अधिगम द्वारा अर्जित की जाती हैं। आदतें स्वचालित होती हैं। आदत संबंधी कार्यों में एक रूपता होती है। आदत संबंधी कार्य और व्यवहार शीघ्र संपादित हो जाते हैं और आदत संबंधी कार्यों में बालक को ध्यान लगाने की बहुत कम आवश्यकता होती है। और दोस्तों, आदत संबंधी व्यवहार और कार्य शीघ्र एवं सरल ढंग से संपादित हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, जो भी कार्य हम नियमित रूप से करते हैं वो हमारे हैबिट में आ जाती है और उसको हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए आदत संबंधी कार्य बालकों के लिए बालकों को बड़े ही रोचक और संतोष प्रदान करते हैं। यानी कि जब वो चीज़ें वो सीख जाते हैं ना तो उसको बड़े ही चाव से करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए आदतों के प्रकार में हम देखेंगे यहाँ पे यांत्रिक आदतें। ये वो आदतें होती हैं जिसको बालक बिना किसी विशेष प्रयास के करते हैं और उसमें बुद्धि का कम प्रयोग होता है, जैसे जूते का फीता बांधना और बटन लगाना, ये यांत्रिक आदतें हैं। और यहाँ पे देखिए शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, जिसमें देखिए सिगरेट पीना, पान खाने की आदत, ये सब आती हैं। और नाड़ी मंडल संबंधी आदतों में देखते हैं, यहाँ पे देखिए नाड़ी मंडल संबंधी आदतों में आता है कि नाखून दांत से काटना, बार बार कॉलर ठीक करना, बैठे बैठे पैर हिलाना, कंधे उचकाना, ये सब नाड़ी मंडल संबंधी आदतें हैं। और भाषा संबंधी आदतें, दोस्तों देखिए भाषा संबंधी आदतों में शब्दों के प्रयोग और उच्चारण संबंधी अनेक आदतें इन आदतों के अंतर्गत आती हैं, जिसमें बालक की बातचीत में तकिया कलाम हो सकते हैं, की, सो जैसी, और किसी एक वर्ड को बार बार दोहराना। और कुछ बच्चे स के स्थान पर स का उच्चारण करते हैं, यानी कि जो उच्चारण है वो भी सही ना होना भी ये भाषा संबंधी आदतों में आता है। और यहाँ पे देखिए विचार संबंधी आदतें, जिसमें इसके अंतर्गत ज्ञान, रुचियों और इच्छाओं संबंधी आदतें आती हैं। और नैतिक आदतें, सच बोलने, आदर्शों का पालन करने आदि से संबंधित आदतें नैतिक आदतों में आती हैं। और भाव संबंधी आदतें, इसके अंतर्गत विभिन्न संवेग और भावनाओं से संबंधित आदतें आती हैं। तो यहाँ पे संवेग और भावनाएं, यहाँ पे किस तरह, कुछ लोगों की आदत होती है मुंह बनाने की, कुछ लोगों की आदत होती है ज़्यादा हंसने की, तो ये सब उनके अपने संवेग हैं। यहाँ पे देखिए अब स्वभाव, दोस्तों स्वभाव या चित्त प्रकृति व्यक्ति की एक सामान्य क्रिया, इसे दूसरे शब्दों में व्यक्ति के व्यवहार या किसी विशेष परिस्थिति में प्रतिक्रिया करने के तरीके के रूप में भी इंगित किया जाता है। व्यक्ति की जब कोई आदत जीवन या व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है तो उसे स्वभाव के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, जब हमारी अपनी कोई आदत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है, यानी कि हम उस आदत को अब नहीं छोड़ सकते हैं, तो वो क्या, वो हमारे स्वभाव में दिखने लगता है। अब यहाँ पे देखिए स्वभाव की विशेषताएं क्या हैं। व्यक्ति बालक का सक्रिय या निष्क्रिय होना उसके स्वभाव का विशिष्ट गुण होता है। देखिए यहाँ पे स्वभाव की बात, कोई भी बालक सक्रिय या निष्क्रिय यानी कि एक्टिव है या फिर लेजी है, ये उसका स्वभाव बन जाता है, वो उसके स्वभाव का विशिष्ट गुण बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए किसी विषम परिस्थिति में बालक कैसी प्रतिक्रिया करेगा या ये इसके स्वभाव पर भी निर्भर करता है, यानी कि कोई भी बालक विषम परिस्थिति में कैसा व्यवहार करेगा ये उसका स्वभाव पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए आत्म स्व जागरूकता का अर्थ एवं परिभाषा।
दोस्तों आत्म जागरूकता का अर्थ किसी व्यक्ति को उसके चरित्र, भावनाओं, प्रेरक और इच्छाओं के बारे में पूर्ण ज्ञान होना। आत्म जागरूकता व्यक्तित्व को स्पष्ट धारणाओं, ताकत, कमजोरी, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा और भावनाओं से संबंधित करती है। दोस्तों देखिए, आत्म जागरूकता यानी कि जो व्यक्ति है उसके अपने उसका क्या चरित्र है, और उसकी क्या अपनी भावना, उसकी क्या इच्छा, इन सब पे निर्भर करती है। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें, स्व जागरूकता से आशय स्वयं की जिम्मेदारी से, यानी कि हम अपने बारे में कितना जागरूक हैं, हम अपने कर्तव्यों को किस तरह से कर रहे हैं, हम अपने परिवार के लिए क्या जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अपने लिए क्या जिम्मेदारी है हमारी, या हम किस तरह से लोगों के साथ व्यवहार कर रहे हैं, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है, देश के लिए हमारी क्या जिम्मेदारी है, और किस तरह से हम आगे देश की उन्नति कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं स्व जागरूकता के अंतर्गत। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, स्वयं के लिए जिम्मेदारी, परिवार के लिए, स्वयं के कार्यों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, अपनी भावी उन्नति के लिए स्व जागरूकता के द्वारा आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। यानी कि जब हम अपने लिए जागरूक, दोस्तों यहाँ पे देखिए, अपने लिए जागरूक का क्या मतलब, जब हम खुद सक्षम हो गए तभी हम दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। यहाँ पे सेम कंडीशन यही है कि अगर हमारे जेब में पैसा होगा तभी हम दूसरों को पैसा दे पाएंगे, या हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति तभी कर सकते हैं जब हमारे पास पैसे होंगे, और दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति भी हम तभी कर पाएंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे स्व जागरूकता के द्वारा आदर्श जीवन की प्रगति सार्थक हो सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आत्म जागरूकता का महत्व क्या है। दोस्तों आत्म जागरूकता बताती है कि किस कार्य को पूरा करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी कि किस तरह से किसी भी कार्य को करना है। और आत्म जागरूक व्यक्ति स्वयं के अधिगम को दिशा निर्देशित कर सकता है, यानी कि किस तरह से उसे आगे बढ़ना, वो खुद को मोटिवेट करके और खुद को डायरेक्शन वो खुद देगा और आगे बढ़ेगा। इसमें व्यक्ति आंतरिक रूप से उत्साहित होता है और ना कि बाह्य रूप से। यहाँ पे देखिए, स्व जागरूक व्यक्ति जो होता है, अक्सर आप देखेंगे आपके ही सहपाठियों में कुछ लोग होते हैं ना, किसी भी चीज़ को बहुत ही जल्दी कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्व जागरूकता रखते हैं कि उसको किस तरह से, वो हमेशा ये चिंतन करते रहते हैं कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करके और किस तरह से हमें एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं स्व जागरूकता, जहाँ पे व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित होता है, उसे किसी भी बाह्य प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं अध्याय 3, जिसमें संबंधों की अंतर्वैयक्तिक समझ है, जिसमें बालक के विकास में उसके साथियों की भूमिका क्या होती है। दोस्तों देखिए, किसी भी बालक के विकास में साथियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि आपको पता है कि अक्सर जो हमारी अपनी संगति है वो बहुत ही मैटर करती है, हमें किस तरह का इंसान बनना उसमें। दोस्तों बालक अपनी प्रत्येक बात अपने साथियों से साझा करते हैं, जिससे उसमें भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का भी विकास होता है। बालक अपने साथियों सहपाठियों के साथ खेलकूद करते हैं, इससे उनका शारीरिक विकास भी ठीक प्रकार से होता है। बालक अपने सहपाठियों के साथ उनके घर एवं मोहल्ले में जाते हैं और इससे वह नई नई वस्तुओं के संपर्क में आते हैं और इससे उनका संज्ञानात्मक विकास भी होता है। और बालक अपने साथियों को जब पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधे पानी देने और उनकी देख रेख करते हैं तो वह भी पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, बालक अपने साथियों को देखकर ही सीखता है। जो भी अच्छे गुणों का उनके अंदर विकास होता है वो कहीं ना कहीं अपने से बड़ों और साथियों के संपर्क में आने से ही होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे आक्रामकता। दोस्तों आक्रामकता शब्द लैटिन भाषा में एग्रेसियो यानी एग्रेसियो शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है हमला या आक्रामक होना। दोस्तों आक्रामकता बालक के दैनिक जीवन का एक भाग है, किंतु मनोवैज्ञानिक आक्रामकता को केवल एक ही अर्थ में बांधना मुश्किल है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारे दैनिक जीवन का ही एक भाग है आक्रामकता, लेकिन अगर हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये केवल एक शब्द में बांधना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि आक्रामकता एक प्रकार का व्यवहार है जो कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है। इसे अवांछित व्यवहार भी कहा जाता है, क्योंकि समाज द्वारा इसे अनुचित माना जाता है। आक्रामकता का प्रदर्शन शारीरिक रूप से जैसे मारपीट, लूटमारी, या मौखिक रूप से होता है जैसे बातों द्वारा किसी को पीड़ा पहुंचाना। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आक्रामकता भी यहाँ पे अलग अलग तरह के, जहाँ पे हम शारीरिक रूप से भी किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं और मानसिक रूप से भी किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं, अपने मौखिक बातों के द्वारा भी किसी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, आक्रामकता एक ऐसी अनुक्रिया है जो दूसरे प्राणी को एक अनिष्टकर उद्दीपन प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, अनिष्टकर उद्दीपन यानी कि कहीं ना कहीं प्रेरित करती है व्यक्ति को कुछ गलत करने के लिए। बस के अनुसार यहाँ पे था कि आक्रामकता एक ऐसी अनुक्रिया है जो दूसरे प्राणी को एक अनिष्टकर उद्दीपन प्रदान करती है। यहाँ पे उद्दीपन का मतलब कि उसे प्रेरित करती है कि कुछ आप गलत करो।
आक्रामकता की विशेषताएं यहाँ पे हम देखेंगे, हानिकारक व्यवहार है ये। और दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नताएं भी होती हैं इसमें। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार, यानी कि जब कोई व्यवहार यानी कि जब भी कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं उसने ये सोच समझकर आक्रामकता का व्यवहार किया जिससे कि वो लोग उससे डर जाएं और उसकी आवश्यकता की पूर्ति उसको कर दें, तो एक तरह से ये उद्देश्यपूर्ण होता है। सक्रिय अथवा निष्क्रिय, दोस्तों आक्रामकता सक्रिय और निष्क्रिय दोनों प्रकार की हो सकती है। जब हम किसी को प्रत्यक्ष हानि पहुंचाते हैं तो वो सक्रिय आक्रामकता होती है। किसी व्यक्ति के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना अप्रत्यक्ष आक्रामकता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रकट और अप्रकट दो तरह की होती है आक्रामकता। देखिए यहाँ पे बहुत से व्यवहार आक्रामक तो होते हैं किंतु उसमें किसी की हानि पहुंचने का भाव छिपा नहीं होता, जबकि कुछ आक्रामक व्यवहारों में दूसरों को पीड़ा या कष्ट पहुंचाने का भाव छिपा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए बालकों के चरित्र निर्माण में माता पिता तथा परिवार सदस्यों का योगदान। दोस्तों बालकों को बालक, यहाँ पे देखिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर बालकों के चरित्र निर्माण में माता पिता और परिवार के सदस्यों का क्या योगदान रहता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं कि जैसा कि आपको पता है बालक शुरू में ही अपने परिवार के संपर्क में आता है। सबसे पहले वो अपने परिवार के लोगों से ही मिलता है और उनसे ही अच्छे अच्छे गुणों को सीखता है। बालक अपने माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहता है और इन सभी का बालक के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। दोस्तों परिवार के सदस्यों के आचरण को भी ये सीखता है और टेलीविजन रेडियो के कार्यक्रम में जो भी परिचर्चा होती है उसके माध्यम से भी उसे सूचनाएं प्राप्त होती हैं और उससे भी वो सीखता है। और पुरस्कार और दंड, यानी कि जो भी अनुचित कार्य करता है परिवार में उसकी वजह से उसको दंड मिलता है, तो इससे भी वो सीखता है। जब भी कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, इससे भी वो अच्छे और बुरे की समझ कर पाता है। और विद्यालय का सहयोग, दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सदस्यों, जो भी परिवार के सदस्यों को विद्यालय में सिखाए जाने वाले विभिन्न गुणों मूल्यों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। तो दोस्तों इससे भी बालक जो भी चीज़ें विद्यालय में सीखता है उससे भी कहीं ना कहीं उसका विकास होता है। अब दोस्तों हम देखेंगे नैतिकता का अर्थ एवं परिभाषा। नैतिकता शब्द नीति में इक तथा ता प्रत्यय लगाने से बनता है। नीति शब्द का निर्माण संस्कृत भाषा की नी धातु से हुआ, जिसका अर्थ है नीति के अनुसार व्यवहार। और जिन कार्यों व्यवहार को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें अनैतिक कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए उचित अनुचित का निर्धारण करने वाली भावना को नैतिकता कहते हैं। नैतिक मूल्य व्यक्ति एवं समाज के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। यहाँ पे देखिए जो भी गुण समाज के द्वारा मान्य हैं वही नैतिक माने जाते हैं और साथ ही साथ नैतिक मूल्य व्यक्ति एवं समाज के लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। यानी अच्छे जो गुण होते हैं वो समाज और व्यक्ति के जो भी लक्ष्य हैं उसको प्राप्त करने में उसकी मदद करते हैं। आगे चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं सिगमंड फ्रायड ने नैतिकता को इस प्रकार परिभाषित किया। दोस्तों यहाँ पर देखिए जब आपको कहीं भी इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी कि यहाँ पर परा, अहम, अहम इस तरह के शब्द आपको मिले तो वहाँ पे अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपको मिले तो वहाँ पे आप सीधे सिगमंड फ्रायड ही लगाइएगा, क्योंकि मनोविश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो सिगमंड फ्रायड ने किया था। तो यहाँ पर देखिए इनका स्टेटमेंट क्या है कि नैतिकता अपराध बोध और शर्म से बचने से उत्पन्न होती है। यानी कि जब हम कोई अच्छा कार्य क्यों करते हैं, समाज में हम अच्छा कार्य क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर हम बुरा कार्य करेंगे तो कहीं ना कहीं समाज में हमारी अपनी बेइज्जती होगी, हमारी जो रेपुटेशन है वो डाउन होगी। तो कहीं ना कहीं हम अपराध बोध और शर्म से बचने के लिए भी नैतिक कार्य करते हैं। और दोस्तों इसका विकास सुपर ईगो यानी कि परमहम का उत्पाद है। परमहम को नैतिक कमांडर कहते हैं। यानी कि जो नैतिकता है ये सुपर ईगो, परमहम, जहाँ पे हम समाज में अपने को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। नैतिकता का विकास बालक में इसी के द्वारा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। दोस्तों व्यक्तित्व का संतुलित विकास करने के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता, अनुशासित जीवन जीने के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, चारित्रिक विकास करने के लिए भी नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, सामाजिक रीति रिवाज का विकास करने के लिए भी नैतिक शिक्षा यहाँ पे आवश्यकता है, कुरीतियों का उन्मूलन करने के लिए भी, तनावहीन जीवन जीने के लिए भी, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और समाज में नैतिकता की भावना का विकास करने के लिए भी आवश्यकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे समाज अनुकूलन विकास यानी कि सामाजिकरण क्या होता है। दोस्तों सामाजिक अनुकूलन विकास का अर्थ समाज के अनुरूप व्यक्ति का विकास है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब बालक जन्म लेता है तो उसे कोई भी सामाजिक लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सामाजिक वातावरण में आता है धीरे धीरे वो उनके अनुरूप अपना व्यवहार करने लगता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वो धीरे धीरे समाज के जो भी मान्य
गुण हैं उससे वो धीरे धीरे परिचित होने लगता है और उसका सामाजिकरण धीरे धीरे होने लगता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जॉनसन के अनुसार है सामाजिकरण समाज के नियमों के अनुसार सीख की प्रक्रिया, यानी कि जो भी समाज के नियम है उनके अनुसार सीखना ही सामाजिकरण है। सामाजिकरण यहाँ पे देखिए सामाजिक अनुकूलन सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे पॉइंट पॉइंट केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास। तो ये होता है सामाजिकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं ये शारीरिक और मानसिक विकास हैं, जिसमें अस्वस्थ तथा कम विकसित दिमाग वाले बालक की अपेक्षा स्वस्थ तथा विकसित दिमाग वाले बालक का सामाजिकरण विकास अधिक होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा है परिवार। परिवार से भी हमारा सामाजिकरण होता है, जहाँ पे हम अच्छे बुरे की समझ के साथ साथ अच्छे गुणों का विकास हमारे अंदर होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए तीसरा है विद्यालय। विद्यालय के माध्यम से हमारा सबसे ज़्यादा सामाजिकरण इस तरह से होता है कि जहाँ पे हम अलग अलग जाति धर्म समुदाय के बच्चों के साथ रहते हैं। साथ ही साथ रहने का मतलब यहाँ पे पढ़ना लिखना उठना बैठना साथ ही खेलना ये सब चीज़ें आती हैं। वातावरण एक तंत्री है तो बालक का सामाजिकरण विकास कुंठित हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या मतलब यहाँ पे है कि विद्यालय भी बालक के सामाजिकरण को प्रभावित करता है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतंत्री है तो वो बालक का सामाजिकरण विकास अविराम गति से चलता रहता है। यहाँ पे जनतंत्री का क्या मतलब, जहाँ पे हर बालक को समान रूप से समझा जाए। लेकिन अगर बालक यहाँ पे अगर हम बात करें विद्यालय का जो वातावरण है वो एक तंत्री है, जहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि जहाँ पे किसी पर्टिकुलर बालकों को, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर धर्म से संबंधित बालकों को या संस्कृति या से संबंधित बालकों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जहाँ पे भेदभाव की भावना आ जा रही है। तो ऐसे जगह पे ऐसे वातावरण में अगर विद्यालय में इस तरह का वातावरण है तो वहाँ पे बालक का जो विकास होगा, जो सामाजिक विकास होगा वो कुंठित होगा। कहीं ना कहीं उसे उसके अंदर ये हीन भावना आएगी कि मैं इस जाति या इस धर्म से संबंधित क्यों नहीं हूँ, जहाँ पे लोगों को अधिक महत्व दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे विद्यालय बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक स्थिति भी इसके पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्थिक स्थिति अगर बालक की अच्छी है तो उसका सामाजिकरण भी अच्छे ढंग से होगा, लेकिन अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हीन भावना आएगी। संस्कृति भी दोस्तों, संस्कृति के कारण भिन्न भिन्न समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं। बालक जिस प्रकार की संस्कृति में जन्म लेता है वैसा उसका सामाजिकरण भी होता है। तो आपको संस्कृति की पता ही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 4 अध्याय नंबर 4 है यहाँ पे व्यवहारवाद में उद्दीपन एवं अनुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मनोविज्ञान में व्यवहारवाद का प्रारंभ 20वीं शताब्दी के पहले दशक में जेवी वाटसन के द्वारा हुआ था दोस्तों 1913 में। अब आगे हम देखेंगे व्यवहारवाद में उद्दीपन अनुक्रिया संबंध। दोस्तों अनुक्रिया यहाँ पे देखेंगे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक जो हैं व्यवहारवादी मनोविज्ञान को उद्दीपन और अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि व्यवहार में उद्दीपन और अनुक्रिया का जितना महत्व उतना किसी प्रत्यय में नहीं है। बहुत तेज आवाज को सुनकर व्यक्ति अपने चारों ओर घूमकर देखने लगता है तो यह उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यवहार, हमारा अपना व्यवहार किस तरह से होता है, हमारे आसपास का जिस तरह से वातावरण होता है हम उसी की तरह व्यवहार करते हैं। अगर हमसे कोई ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो अगर हमारे बारे में कोई उल्टा सीधा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं और ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है तो हम भी उसका जो रिप्लाई होगा वो उसी तरह से देंगे। और अगर हम किसी तेज आवाज़ को सुन रहे हैं तो हम अपने चारों तरफ देखेंगे उद्दीपन की वजह से और उस पर हम अपनी अनुक्रिया करेंगे कि क्या मैटर है। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं व्यवहारवाद का शिक्षा में योगदान क्या है। दोस्तों व्यवहारवाद ने जो विधियां व तकनीकी प्रदान की उससे बच्चों के व्यवहार को समझने में बहुत सहायता मिली है। सीखने और प्रेरणा के क्षेत्र में व्यवहारवाद ने जो विचार प्रस्तुत किए वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों व्यवहारवाद में कहीं ना कहीं बालकों को व्यवहारिक रूप से शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर वो उनके जो भी अपने व्यक्तिगत व्यवहार है जिस माध्यम से वो सीख सकते हैं उस माध्यम से उन्हें सिखाने का प्रयास किया जाता है। बच्चों के संवेगों का प्रयोगात्मक अध्ययन करके व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने इनके संवेगात्मक व्यवहार को समझने का ज्ञान प्रदान किया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए व्यवहारवाद ने मानव व्यवहार पर वातावरणीय कारकों की भूमिका पर विशेष जोर दिया। वाटसन का यह कहना था कि यदि उन्हें एक दर्जन स्वस्थ बच्चे दिए जाएं तो वो उन्हें चाहे तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार या भिखारी कुछ भी उचित वातावरण प्रदान करके बना सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए वाटसन का ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जहाँ पर वो ये कहते हैं कि व्यवहार के माध्यम से वो बालक के अंदर वो परिवर्तन लाएंगे जिससे वो जो चाहे उस बालक को बना सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर देखिए नंबर 5 चैप्टर आपका हिंसा, कारण और निवारण। हिंसा क्या होती है दोस्तों? हिंसा शब्द की उत्पत्ति हिस धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है पीड़ा देने से लगाया जाता है। हिंसा का मतलब क्या होता है? किसी को पीड़ा देना। जो हिस धातु से इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति को पीड़ा या कष्ट पहुंचाना हिंसा। दूसरे शब्दों में किसी भी जीव को शारीरिक पीड़ा या कष्ट देना, किसी का अहित करना, अपने कर्मों से किसी को पीड़ा पहुंचाना, ये क्या है? ये सब हिंसा है। जिस कार्य से दूसरों का अहित या कष्ट हो उसे हिंसा कहते हैं दोस्तों। शारीरिक प्रताड़ना, मारपीट, जान से मारना, किसी को मानसिक रूप से परेशान कर देना, किसी पर क्रोध करना, यह सब सामान्यतः हिंसा का ही एक रूप माना जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी के अनुसार क्या? किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचना या गलत भाव रखना भी हिंसा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए हिंसा का प्रकार। मौखिक हिंसा दोस्तों, मौखिक हिंसा में जहाँ पर हम बोलकर किसी दूसरे व्यक्ति पर हिंसा कर रहे हैं या उसको पीड़ा पहुँचा रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, चरित्र और आचरण पर दोषारोपण कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? मौखिक हिंसा। और दोस्तों यहाँ पर देखिए मनोवैज्ञानिक हिंसा। मनोवैज्ञानिक हिंसा में क्या कि हिंसा का यह रूप अधिक कपटपूर्ण होता है। इसमें व्यक्ति को अपने नियंत्रण में करने के लिए उसकी प्रतिष्ठा तथा उसके सम्मान पर आघात करके उसे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। दबाव बनाकर कोई कार्य करवाना, डराना, धमकाना, झूठा आरोप लगाना, ये मनोवैज्ञानिक हिंसा है, जहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए शारीरिक हिंसा में क्या होता है कि शारीरिक हिंसा के अंतर्गत समाज, परिवार में महिला तथा इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करना भी आता है, जहाँ पर व्यक्ति का शारीरिक रूप से व्यक्ति क्षति होती है उसकी। और यहाँ पे देखिए नंबर 4 है ढांचागत हिंसा। जब किसी सामाजिक ढांचे अथवा सामाजिक संस्था द्वारा किसी व्यक्ति, समूह या समुदाय के हितों की क्षति होती है तो उसे ढांचागत हिंसा कहते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति को समूह या समुदाय के माध्यम से उसको क्षति हो रही है तो वो ढांचागत हिंसा होगी, किसी संस्था के माध्यम से अगर हिंसा हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे हिंसा के कारण क्या है। पहला कारण है क्रोध। दोस्तों देखिए यह एक भयंकर आवेग है। इस आवेग में मनुष्य सही गलत सब कुछ भूल जाता है और उसकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं और उनकी भुजाएं फड़कने लगती तथा वह मारपीट करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पहला कारण हिंसा का क्या होता है कि वो खुद पर नियंत्रण खो देता है, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है। और दूसरा कारण क्या होता है? लोभ होता है। लोभ का मतलब यहाँ पे क्या है? लाभ उठाने की आशा उत्पन्न होती है और मनुष्य हिंसा करने के लिए आतुर हो जाता है, जहाँ पर उसको अपना लाभ दिखता है, उसको किसी की पीड़ा से कोई मतलब नहीं रहता। और तीसरा कारण होता है मोह। दोस्तों यह एक मधुर विषय ममता के कारण भी व्यक्ति अंधा हो जाता है और उसे जिसके प्रति उसकी ममता जागृत हो जाती है उसे सुख पहुंचाने के लिए वह पक्षपात करता है, दूसरे के साथ अन्याय करता है। तो मोह में भी कभी कभी पक्षपात की वजह से भी हिंसा हो जाती है और अत्याचार भी करता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है जाति। भारतीय समाज प्राचीन काल से जातियों में विभाजित है। जाति व्यक्तियों का वह समूह है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर सदस्यता दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके अधिकार और कर्तव्य निर्धारित होते हैं। तो दोस्तों देखिए जो हम जिस जाति में जन्म ले लिए हम उसी जाति में पूरे जीवन हमें रहना पड़ेगा। तो यानी कि जो जाति है ये हमारे लिए जन्मजात हो जाता है। जब हम जहाँ पर हमने जन्म ले लिया, जिस भी जाति में जन्म ले लिया, अब हमें उसी जाति में ही रहना है। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक मेरी वीडियो को पहुँचाइए, जिससे कि मेरा जो ये मेहनत है वो सार्थक हो पाए। क्योंकि दोस्तों लगातार इतने समय तक बोलना बहुत ही मुश्किल होता है और साथ ही साथ एक हाउस वाइफ के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है कि आप इतना समय निकालिए और इतना ज़्यादा एक्सप्लेन इतने समय के लिए करना। तो दोस्तों आप समझिएगा और ज़रूर ही शेयर करिएगा वीडियो को। चलिए आप देखते हैं जाति का अर्थ और परिभाषा क्या होता है। दोस्तों जाति शब्द अंग्रेजी भाषा के कास्ट का हिंदी अनुवाद है। दोस्तों अंग्रेजी के कास्ट शब्द की व्युत्पत्ति पुर्तगाली भाषा की कास्टा शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है मत विभेद तथा जाति से लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप ये ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी भाषा के कास्ट से और पुर्तगाली भाषा के कास्टा से जाति का उद्भव हुआ है। यहाँ पे देखिए मजूमदार एवं मदान के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। और यहाँ पे देखिए सी कूले के अनुसार जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित हो तो हम उसे जाति कहते हैं। यानी कि पूर्णतः आनुवांशिकता यानी कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं उसी जाति से संबंधित रहे हैं और हम भी उसी जाति में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये क्या है
ये एक आनुवंशिकता के आधार पर हमारी जो जाति है वो निर्धारित हो गई है। इस प्रकार जातिगत व्यवस्था भारत की एक चुनौती है। यह जातिवाद के रूप में पाई जाती है। जातिवाद के आधार पर समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक सामाजिक दूरी पाई जाती है तथा लोगों को असमान तरीके से समाज में स्थान मिलता है। तो दोस्तों देखिए, समाज में जो स्थान मिलता है वो जाति के आधार पर कहीं ना कहीं जो वर्ग में विभाजित होता है, लोग कहीं ना कहीं जात के आधार पर लोगों के बीच दूरी भी देखने को मिलती है कि लोग अलग अलग जातियों को लेकर के, और देखिए अक्सर कभी कभी जाति विभेद भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर लोग एक दूसरे से संघर्ष भी करते हैं जाति की वजह से। आगे चलिए हम लोग देखते हैं जाति की विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जाति की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। सामाजिक संस्तरण, सोशल हायरार्ची। दोस्तों यहाँ पर समाज का खंडात्मक विकास और नागरिक एवं धार्मिक निर्योग्यताएं एवं विशेषाधिकार। दोस्तों सामाजिक संस्तरण यानी कि देखिए समाज में जो जाति है उसके आधार पर हमारा, अगर हम देखें राजनीतिक रूप से तो वहाँ पे वोट बैंक भी होता है जाति के नाम पर। और यहाँ पे देखिए जीवन व्यतीत करने में विशेष नियम होते हैं, जाति के आधार पर भी इस पर्टिकुलर जाति को इस तरह से जीवन व्यतीत करना है। हालांकि आज जो शिक्षा है इसकी वजह से काफ़ी सुधार हुआ है। विवाह संबंधी प्रतिबंध भी ये तो अभी भी चल रहा है दोस्तों कि जाति, अपनी ही जात में विवाह करना। और जन्मजात सदस्यता, दोस्तों देखिए यहाँ पे जन्मजात सदस्यता तो हमें मिल जाती है। जाति की वजह से व्यवसाय के अप्रतिबंधित चुनाव का अभाव, जाति का राजनीतिक स्वरूप, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं विशेषताओं में। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, आचार। यहाँ पे देखिए भ्रष्ट और आचार। यहाँ पर भ्रष्ट का अर्थ होता है बिगड़ा हुआ या बुरा हुआ, और आचार का अर्थ आचरण से होता है, अर्थात वह आचरण जो किसी प्रकार से नैतिक न हो या नियम विरुद्ध हो, वो क्या कहलाता है, वो भ्रष्टाचार कहलाता है। यानी कि भ्रष्ट का मतलब बिगड़ा हुआ, आचार का मतलब व्यवहार, बिगड़ा हुआ व्यवहार ही क्या कहलाता है, भ्रष्टाचार कहलाता है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु कानून के नियमों को ना मानते हुए उसके विरुद्ध कार्य करता है तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचारी कहलाता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे भ्रष्टाचार के कारण। भौतिक वस्तुओं के लिए, बिना परिश्रम के धन कमाने के लिए, नैतिक मूल्यों की कमी और झूठी प्रशंसा एवं सम्मान के लिए भी भ्रष्टाचार लोग करते हैं। गरीबी एवं भुखमरी के कारण भी भ्रष्टाचार होता है। लचीली कानून व्यवस्था की वजह से भ्रष्टाचार होता है। जनसंख्या वृद्धि की वजह से भ्रष्टाचार होता है। राष्ट्रभक्ति की अभाव में भी भ्रष्टाचार। दोस्तों देखिए हर चीज़ों को एक्सप्लेन करना एक ही वीडियो में संभव नहीं हो पाता, तो आपको मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ाई हैं। अगर आपको कहीं भी ये लगेगा किसी भी टॉपिक में कि यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया है तो वहाँ पर आप डिटेल वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय। यहाँ पे देखिए कठोर नियम बनाकर भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। कर्मचारियों को पुरस्कृत करके भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। योग्यता अनुसार वेतन दे करके भी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। बेरोजगारी और महंगाई को दूर करके भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। नैतिक मूल्यों का विकास करके भ्रष्टाचार को कम किया, जनसंख्या पर नियंत्रण करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। गरीबी और भुखमरी को दूर करके भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। और साथ ही राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करके भी भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए, दोस्तों अब हम देखेंगे सांप्रदायिकता। यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता हम लोग सामाजिक अध्ययन में भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। सांप्रदायिकता का अभिप्राय उस भावना से जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति, प्रजाति आदि के भिन्नता के कारण एक समूह को दूसरे समूह से अलग रहने का विरोध करने की प्रेरणा देती है। दोस्तों देखिए सांप्रदायिकता बनती कैसे, जहाँ पर वो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, संस्कृति और प्रजाति के आधार पर एक समूह बना लेते हैं और उस समूह को दूसरे समूह से कहीं ना कहीं किसी न किसी रीजन, कहीं भी वहाँ पे हम कह सकते हैं कोई अपनी, यहाँ पे कोई जाति दुश्मनी नहीं होती बल्कि यहाँ पे सामूहिक होती है। वहाँ पे वो समूह के माध्यम से लोगों से विरोध करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे सांप्रदायिकता की विशेषताएं क्या होती हैं। धर्म से संबंधित सांप्रदायिकता हो सकती है, यानी कि धर्म के आधार पर सांप्रदायिकता होती है। श्रेष्ठ होने की भी भावना की वजह से सांप्रदायिकता बढ़ती है। उपेक्षा की वजह से, जैसा कि कोई एक जाति है उसकी उपेक्षा हो रही है तो कहीं ना कहीं वो सांप्रदायिक रूप में आएगा। और अलगाव की वजह से भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। क्षति का भय, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान होने के भय से भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। तिरस्कार एवं घृणा की भावना की वजह से भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। अनुकूलन का अभाव, जहाँ पे अनुकूल दशाएं नहीं होंगी वहाँ भी सांप्रदायिकता बढ़ेगी। धार्मिक कट्टरता की वजह से भी सांप्रदायिकता बढ़ती है। आगे चलिए दोस्तों हम देखेंगे सांप्रदायिकता के कारण क्या होते हैं। दोस्तों देखिए सांप्रदायिकता का सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है फूट डालो राज करो।
और यहाँ पे देखिए मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, जाति व्यवस्था होती है, सांप्रदायिक संगठन है, धार्मिक कारण है और असामाजिक तत्व हैं। तो ये सब कारण हैं सांप्रदायिकता के। अब यहाँ पर हम देखेंगे सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या हैं दोस्तों। राष्ट्रीय एकता में बाधक, तनाव एवं संघर्ष, असुरक्षा की भावना, भीषण नरसंहार, आर्थिक विकास में बाधक, पारिवारिक विघटन, ये सब सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं गरीबी यानी कि पावर्टी। दोस्तों आपको पता है गरीबी का मतलब क्या होता है दोस्तों। सामान्य अर्थ में अगर हम देखें धन के अभाव अथवा कमी को गरीबी कहते हैं। और दोस्तों जीवन, स्वास्थ्य तथा कार्य कुशलता के लिए न्यूनतम उपयोग की आवश्यकताओं की प्राप्ति में अयोग्यता ही गरीबी है। यानी कि जो हमारी कम से कम चीज़ों की जो हमारी आवश्यकता है, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये सारी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो अगर उनमें अयोग्यता आ रही है तो ये क्या है, गरीबी। अक्सर आप देखते हैं कितने गरीब लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी भी नहीं पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप को अयोग्य मानते हैं, जिसकी वजह से ये गरीब हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए गरीबी के कारण क्या हैं। यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत कारण भी होता है, जैविक कारक भी होता है यहाँ पे, और आर्थिक कारक भी हैं, और शैक्षिक कारक भी हैं, सामाजिक कारक भी हैं, राजनीतिक कारक भी हैं, यहाँ पे प्रेरणात्मक कारक भी हैं। तो ये अलग अलग कारक हैं जिसकी वजह से समाज में गरीबी देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए गरीबी के दुष्परिणाम। गरीबी के दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। अपराध को जन्म, कुपोषण का शिकार, पारिवारिक विघटन, निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि, ये गरीबी के दुष्परिणाम हैं। अपराध को जन्म गरीबी की वजह से मिलता है, कुपोषण का शिकार भी इसकी वजह से होते हैं, पारिवारिक विघटन भी होता है गरीबी की वजह से, और निरक्षरता यानी कि कहीं ना कहीं लोग निरक्षर रह जाते हैं, अनपढ़ रह जाते हैं, जनसंख्या वृद्धि भी होती है गरीबी की वजह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे गरीबी दूर करने के उपाय। गरीबी दूर करने के उपाय में हम देखें जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करके गरीबी को दूर किया जा सकता है, रोजगार के अवसर उपलब्ध करा के भी गरीबी को दूर किया जा सकता है, कृषि संसाधनों की व्यवस्था करके गरीबी को दूर किया जा सकता है, शिक्षा प्रदान करके भी गरीबी को दूर किया जा सकता है, उद्योगों का विकास करके भी गरीबी को दूर किया जा सकता है। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे मीडिया। मीडिया अर्थात मीडियम या माध्यम। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया आपको पता है, मीडिया जो लोकतंत्र है, जिसमें लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया को माना जाता है। इसी से मीडिया के महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। समाज में मीडिया की भूमिका संवादवाहक की होती है। यह समाज के विभिन्न वर्गों, सत्ता केंद्रों, व्यक्तियों और संस्थाओं के बीच पुल का कार्य करता है। आधुनिक युग में मीडिया का सामान्य अर्थ समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविजन, रेडियो, इंटरनेट आदि से लिया जाता है। यानी कि जो भी संचार के माध्यम है वो सब मीडिया के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों आज मीडिया की ताकत के सामने बड़े से बड़े राजनेता, उद्योगपति आदि सभी सिर झुकाते हैं। मीडिया का जन जागरण में भी बहुत योगदान होता है। यानी कि ये जो संचार माध्यम है इसकी वजह से हम या फिर जो भी जनता है उसे जागरूकता प्राप्त होती है कि पूरे विश्व में क्या चीज़ें हो रही हैं, कहाँ पे हमारा जो अपना अधिकार है वो छिन रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मीडिया के प्रकार। प्रिंट मीडिया यानी कि मुद्रित सामग्री जिसको हम कहते हैं। दोस्तों प्रिंट मीडिया में प्रमुख अगर हम देखें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो इसमें देखिए समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और अध्ययन सामग्री, ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉनिक तकनीकी का प्रयोग हुआ है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे टेलीविज़न, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप और न्यूज़ चैनल, ये सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखें भारतीय दार्शनिक व्यवस्था, दार्शनिक चिंतन और शांति। तो जो भी हमारे दार्शनिक में उनकी क्या अपनी विचार रहे हैं उनके विषय में हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए भारतीय दार्शनिकों में अपनी विचारधाराओं में शांति एवं अहिंसा को प्रथम स्थान दिया था। विभिन्न भारतीय दर्शनों में दार्शनिकों की विचारधाराओं का शांति के परिप्रेक्ष्य में वर्णन निम्नलिखित है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे पहला है जैन दर्शन एवं शांति, बौद्ध दर्शन एवं शांति, योग दर्शन एवं शांति, वेदांत दर्शन एवं शांति और भारतीय विचारकों के चिंतन में शांति। तो दोस्तों अलग अलग जो भी धर्म है उनसे किस तरह से हमारी जो शांति व्यवस्था है वो मेंटेन रहती है। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे जैन दर्शन एवं शांति। दोस्तों जैन धर्म के अंतर्गत जैन धर्म के प्रवर्तक एवं आद्य तीर्थंकर मनु वंश महिपति नाभि के पुत्र श्री वृषभदेव थे। कुछ विद्वानों ने तीर्थंकर पार्श्वनाथ को भी जैन धर्म का मूल प्रवर्तक माना है। तो दोस्तों अहिंसा का अर्थ वाणी, विचार तथा व्यवहार किसी भी माध्यम से हिंसा ना करना। जैन दर्शन में किसी भी प्रकार के शोषण को हिंसा माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैन दर्शन भी कहीं ना कहीं शांति को किस तरह से
पूरे विश्व में फैलाना, उसके लिए हिंसा ना करना, यानी किसी तरह का शोषण ना करना भी जैन दर्शन के अंतर्गत आता है। और दोस्तों आगे हम देखेंगे बौद्ध दर्शन और शांति। दोस्तों बौद्ध दर्शन के अंतर्गत गौतम बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में हुआ था। महात्मा बुद्ध के विचारों ने मात्र भारत में नहीं अपितु विश्व के कई देशों में शांति की स्थापना की। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर प्राचीन काल में सम्राट अशोक ने हिंसा के मार्ग को त्याग कर शांति एवं अहिंसा के मार्ग को अपना लिया था। तो दोस्तों देखिए ये है बौद्ध दर्शन, जहाँ पर शांति को किस तरह से पूरे विश्व में लाना है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए सम्राट अशोक ने हिंसा के मार्ग को त्याग कर शांति एवं अहिंसा के मार्ग को अपना लिया था, इसी बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर के, बौद्ध दर्शन से प्रभावित होकर के। अब हम यहाँ पर देखेंगे योग दर्शन एवं शांति। दोस्तों महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, इसलिए कुछ लोग इन्हें पतंजलि दर्शन भी कहते हैं। योग का शाब्दिक अर्थ समाधि है। पतंजलि ने योग का अर्थ चित्त वृत्तियों का निरोध माना है, जिसमें चित्त से अभिप्राय अंतःकरण, मन, बुद्धि और अहंकार से लगाया जाता है। योग को पतंजलि ने आंतरिक शांति का साधन माना है। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा कि पतंजलि दर्शन भी इसे हम कहते हैं योग दर्शन को, और इन्होंने अपने योग के माध्यम से किस तरह से हम अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने मन, बुद्धि और अहंकार को एकाग्र करते हुए शांति का माहौल क्रिएट कर सकते हैं, इस पर बल दिया इन्होंने। और यहाँ पर देखिए वेदांत दर्शन। दोस्तों वेद दर्शन के प्राचीनतम ग्रंथों में भारतीय दर्शन के मूलाधार हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए वेदांत दर्शन एवं शांति, वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथ एवं भारतीय दर्शन के मूलाधार हैं। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कहा जाता है कि मूल वेद एक ही है और वह है ऋग्वेद, और अन्य 3 वेद इसी ऋग्वेद के ज्ञान से उपजे हैं। उपनिषदों में वर्णित श्लोक के माध्यम से शांति के विषय में बताया गया है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि वेद के माध्यम से जहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ हम कह सकते हैं कि जो भी वेद हैं वो हमें एक शांतिमय वातावरण किस तरह से क्रिएट करना और किस तरह से हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही उपनिषदों की बात करें तो दोस्तों उपनिषद में वर्णित श्लोक भी शांति के विषय में बताया गया, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये श्लोक काफ़ी लोकप्रिय है कि सभी सुखी रहें, सभी निरामय रहें, यानी कि सभी रोग मुक्त रहें और सभी का कल्याण हो और सभी दुख से दूर रहें, ये कहा गया। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ भारतीय विचारकों के चिंतन में शांति। दोस्तों कई ऐसे भारतीय विचारक भी हुए हैं जिन्होंने किसी दर्शन विशेष की स्थापना तो नहीं की है, परंतु उनके द्वारा दिए गए दार्शनिक विचार संपूर्ण विश्व में शांति की भावना को स्थापित करने में काफ़ी सहायता मिलती है उनके विचारों से। जिसमें हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद का दार्शनिक चिंतन। दोस्तों देखिए स्वामी विवेकानंद ने अपने विचारों के माध्यम से शारीरिक और मानसिक विकास किस तरह से करना, नैतिकता आध्यात्मिक विकास किस तरह से करना, चारित्रिक निर्माण चरित्र का निर्माण किस तरह से करना, आत्मविश्वास किस तरह से बढ़ाना है और मानव कल्याण और विश्व शांति के विचार जन जन तक पहुंचाने का इन्होंने कार्य किया था। और यहाँ पर हम देखें रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि वास्तव में मनुष्य वह है जो संसार के सभी मनुष्यों में भेद ना करके अपितु उन्हें एक समान समझे। वे चाहते थे कि संपूर्ण विश्व में बंधुत्व की भावना का विद्यमान हो और साथ ही विश्व में शांति व्याप्त हो। इसके लिए उन्होंने शांति निकेतन नामक संस्था की भी स्थापना की थी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे गांधी जी एवं शांति। तो दोस्तों आपको पता है ना, गांधी जी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। हमारे देश में महात्मा गांधी का विशेष प्रभाव भी रहा, वे अहिंसा के पुजारी थे। तो दोस्तों गांधी जी के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग सामाजिक अध्ययन में गांधी जी के विषय में बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ बातों पर ध्यान देने की बात कही थी गांधी जी ने। यहाँ पे देखिए गांधी जी ने कहा कि संयमित आचरण अपनाना, क्षमाशीलता, प्रेम, संतोष, समानता की भावना, सत्य का समावेश, अहिंसा की शिक्षा, कर्तव्यों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, निष्पक्षता की शिक्षा और साथ ही प्रजातांत्रिक मूल्यों का समावेश होना, सर्वधर्म समभाव होना, राम राज्य की कल्पना, ये सारे गांधी जी के द्वारा बताई गई कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिसको फॉलो करके जो समाज है, जो विश्व है, उसमें शांति लाई जा सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों अष्टांग योग। यहाँ पे अष्टांग योग आंतरिक शांति हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। योग के माध्यम से शारीरिक निरोग, जो शरीर होता है वो निरोग होता है, व्यक्ति का मानसिक विकास होता है। यहाँ पे देखिए स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। योग यहाँ पे देखेंगे
यहाँ पे देखेंगे स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। योग के निम्न विभाग हैं। यहाँ पे देखिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो दोस्तों इसको हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। आपके पवन सीरीज और राजन सीरीज में देखिए, इसमें आपके इन अष्टांग में यम यम नियम मुख्य रूप से आचार संबंधी अभ्यास हैं, और इसके बाद 2 अंग आसन या प्राणायाम शरीर को भौतिक रूप से योगाभ्यास के योग्य बनाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए शिक्षा का अर्थ और परिभाषा। गांधी जी शिक्षा द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास चाहते थे। दोस्तों यहाँ पे देखिए गांधी जी के विषय में जो भी शिक्षा से चूँकि आपको पता है गांधी जी ने वर्धा शिक्षा और साथ ही साथ इस प्रकार जो गांधी जी ने मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहते थे गांधी जी। तो इसके लिए उन्होंने 3R यानी कि रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक्स को 3H यानी कि हैंड, हेड और हार्ट में परिवर्तित करते हुए पढ़ना, लिखना और गणित के स्थान पर हाथ, मस्तिष्क और हृदय के विकास पर अत्यधिक बल दिया था। ये सारी चीज़ें आप लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें गांधी जी के अनुसार जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, चरित्र निर्माण का उद्देश्य, व्यक्तित्व का सामंजस्यपूर्ण विकास, मुक्ति का उद्देश्य, शिक्षा के सर्वोच्च उद्देश्य, ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पे देखिए शिक्षा के वास्तविक उद्देश्य हैं पाठ्यचर्या, मातृभाषा, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए तनाव प्रबंधन एवं आंतरिक शांति। तनाव का अर्थ एवं परिभाषा। दोस्तों देखिए प्रत्येक व्यक्ति की स्वेच्छाएं, आकांक्षाएं और आवश्यकताएं और रुचियां होती हैं, और वह व्यक्ति इन सभी को पूरा करने के लिए प्रयासरत भी रहता है, लेकिन यह कदापि आवश्यक नहीं है कि उसकी सभी आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। अतः जब उसकी इच्छाएं और आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो ये उन्हें पूरा करने के हेतु उसे विभिन्न प्रकार की विरोधी शक्तियों का सामना करना पड़ता है। तो इसके अंदर एक प्रकार का संघर्ष या हलचल उत्पन्न हो जाता है, और इसी हलचल और संघर्ष को हम तनाव की संज्ञा देते हैं। यानी कि जब हमारी इच्छाएं जो हैं वो पूर्ण नहीं होती हैं, तो उस जो अपूरित इच्छाएं रहती हैं वो एक तरह से तनाव का कारण बनती हैं। तनाव के प्रकार यहाँ पर देखिए, ये आपके यहाँ पे राजन सीरीज में दिया था तनाव के प्रकार: जैविक तनाव और मनोवैज्ञानिक तनाव और सामाजिक तनाव। ये 3 तनाव हैं जिसको डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं तनाव के कारण क्या क्या होते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए तनाव के कारण हैं निराशावादी दृष्टिकोण, असफलता का भय भी तनाव का कारण बनता है। निराशावादी दृष्टिकोण, मिथ्या विश्वास और पूर्वाग्रह, दुर्घटना, बीमारी का प्रभाव, क्षमता के ऊपर की आकांक्षा करना, क्षमता से अधिक कार्य करना, आलोचना के प्रति चिंता, ये सब तनाव के कारण होते हैं। अकेलापन, भविष्य की चिंता, नकारात्मक घटनाओं का अभाव, धैर्य, आत्मविश्वास की कमी, सहनशीलता का अभाव, परिस्थितियों में तालमेल न बैठा पाना, असुरक्षा की भावना, हीनता या श्रेष्ठ की भावना, समस्या के उपस्थित होने पर उत्पन्न तनाव, समस्या को हल करते समय उत्पन्न बाधाएं और समस्या को हल करते समय व्यक्ति का उदासीन हो जाना, ये सब तनाव के कारण हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग संवेगात्मक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण। अब यहाँ पे हम देखेंगे तनाव के दुष्परिणाम। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तनाव के दुष्परिणाम। देखिए तनाव के कारण व्यक्ति का सामान्य विकास तथा पर्यावरण के साथ समायोजन स्थापित करने में पूर्णतः वो असमर्थ हो जाता है। और यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे देखिए तनाव के दुष्परिणाम में देखेंगे असामान्य संवेग प्रदर्शन होता है, असामाजिक व्यवहार होता है, असामान्य मानसिक क्रियाएं होती हैं, अपराध प्रवृत्ति होती है और मानसिक रुग्णता होती है। तो दोस्तों ये तनाव के दुष्परिणाम होते हैं, जहाँ पर व्यक्ति अपने स्ट्रेस की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं उसका जो व्यवहार है, उसकी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं वो गलत तरीके से होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तनाव को दूर करने के क्या उपाय हैं। दोस्तों गहरी नींद द्वारा तनाव से मुक्त होना एक बेहतर तकनीकी है। देर रात तक कार्य करने से अच्छा है कि सुबह आप जल्दी उठ करके अपने कार्य को करें, रात में जल्दी सो जाएं। और संतुलित भोजन तनाव को कम करने का अच्छा उपाय है। शारीरिक व्यायाम तनाव को कम करने का सर्वोत्तम उपाय है। सकारात्मक पहलू की तरफ ध्यान केंद्रित करें और नकारात्मक पहलू की उपेक्षा करें।
और ऐसे लोगों से मेल जोल बढ़ाएं जो मानसिक रूप से आपको प्रेरित करते हों। समय का सही उपयोग करके तनाव को भी कम कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका अध्याय नंबर 8 आ गया है। यहाँ पर भारत में धार्मिक सहिष्णुता एवं मानवाधिकार। तो मानवाधिकार का अर्थ और परिभाषा हम देखेंगे। मानवाधिकार उन मूलभूत अधिकारों को कहा जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानव हकदार होता है। तो दोस्तों आपको पता है मानवाधिकार का मतलब होता है कि मानव से संबंधित जो भी अधिकार है, यानी कि मूलभूत अधिकार। यह वो मूलभूत अधिकार होते हैं जिसे एक मनुष्य से अलग नहीं किया जा सकता है तथा वह मानव के सर्वांगीण विकास के लिए परम आवश्यक है। मानव के विकास क्रम का यह अत्याधुनिक रूप है जहाँ मानव मात्र एक पशु के समान न रह करके एक सामाजिक विचार विमर्श करने वाले प्राणी का दर्जा रखता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए मानव अधिकार को सामान्य अधिकार यानी कि कॉमन राइट भी कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व के समस्त स्त्री और पुरुषों के द्वारा समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों मानवाधिकार की आवश्यकता क्यों हुई? तो यहाँ पर देखिए 10 दिसंबर 1948 को का जो दिन है वो मानव जाति के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में जाना जाता है। इसलिए इस दिन को संपूर्ण विश्व में मानवाधिकार दिवस के रूप में भी माना जाता है। दोस्तों प्रायः यह माना गया है कि मानव अधिकार हमें सुरक्षा स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। अतः मानव अधिकारों की आवश्यकता को प्रमुख रूप से इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। दोस्तों मानव अधिकार में देखिए नैतिक दृष्टि से यहाँ पे देखें तो मानवीय गरिमा के नैतिक दर्शन इसमें होते हैं। और वास्तविकता यह है कि विश्व भर में युद्ध, हिंसा, असहिष्णुता और गरीबी मानव गरिमा के दैनिक उल्लंघन का परिणाम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमें मानव अधिकारों को निर्धारित करने की आवश्यकता है, यानी कि मानव का क्या अधिकार है, और साथ ही साथ जो भी युद्ध और हिंसा, जो भी असहिष्णुता है, जो भी गरीबी है, इन सब को दूर करना है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो मानव अधिकार है उसकी पूर्ति हो पाए। और यहाँ पे देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए राजनीतिक दृष्टिकोण से भी मानव अधिकारों की आवश्यकता होती है। कोई भी राष्ट्रमंडल देश वास्तव में मानव अधिकार को पूरी तरह से कार्यान्वित करने का दावा नहीं कर सकता, यानी कि कोई भी देश ये नहीं कह सकता कि हमारे यहाँ मानवाधिकार के पूरी तरह से मानवाधिकार लागू है। अब यहाँ पर हम देखेंगे सुरक्षा के दृष्टिकोण से। दोस्तों यहाँ पर देखिए कई देशों को अशांति के समय पुलिस का इस्तेमाल सरकार के विरोध को रोकने या उसकी संपत्ति जब्त करने के लिए किया जाता है। हालांकि इस तरह के कृत्य लिखित कानूनों के विरुद्ध हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जब भी किसी तरह की अशांति होती है तो वहाँ पर सरकार पुलिस का प्रयोग करता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखिए और जो व्यक्ति हैं जो अशांति फैला रहे हैं उनकी संपत्ति को भी जब्त किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कृत्य जो है ये कानून के विरुद्ध भी हो सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे मानव अधिकारों का महत्व क्या है। जो मानव अधिकार है उसका क्या महत्व है? दोस्तों मानव अधिकार भी लोगों को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, आवास और शिक्षा को पूरा करने के लिए आवश्यक साधनों की गारंटी देता, ताकि वे सभी अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सकें। यानी कि यहाँ पर देखिए मानव अधिकार का मतलब उसकी जो भी मूलभूत आवश्यकताएं उसको पूरा करने के लिए वो सक्षम बनाए व्यक्ति को। और यहाँ पर देखिए जीवन, स्वतंत्रता, समानता, ये सारी चीजें आवश्यक हैं। और यहाँ पर देखिए सुरक्षा की, यहाँ पे देखिए आज के समय में मानवाधिकार शब्द मानव स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। मानवाधिकार का महत्व यह है कि यह किसी व्यक्ति के प्रति अन्यायपूर्ण व्यवहार और भेदभाव को खत्म करता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। लोकतंत्र शब्द दो शब्दों से यानी कि लोक और तंत्र से मिलकर बना। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी यूनानी भाषा के दो शब्दों डेमोस और क्रेटिक से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ शक्ति और क्रेटिक का अर्थ है शासन, अतः डेमोक्रेसी का अर्थ है जनता का शासन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डेमोक्रेसी का क्या अर्थ होता है? जनता का शासन। अधिकतर लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक अर्थ में शासन व्यवस्था के रूप में किया जाता है, जबकि वास्तविक तथा व्यापक अर्थ में इसके अनेक रूप पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या था कि लोकतंत्र वो सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है, जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। इनका ये भी स्टेटमेंट है।
आगे देखिए भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत क्या है दोस्तों। भारतीय लोकतंत्र के मूलभूत सिद्धांत हैं यहाँ पे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, सामाजिक न्याय, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, ये भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत हैं, याद कर लीजिएगा। लोकतंत्र की आवश्यकता और महत्व दोस्तों, यहाँ पर देखिए लोकतंत्र की कर्तव्यों और अधिकारों का ज्ञान कराने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता है, योग्य नागरिकों का निर्माण करने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता है, देश प्रेम की भावना का विकास करने के लिए, मानवीय गुणों का विकास करने के लिए, प्रजातांत्रिक आदर्शों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए लोकतंत्र की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे धार्मिक सहिष्णुता। दोस्तों भारत में संसार के सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, यद्यपि यहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इसके पश्चात इस्लाम, ईसाई, सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं और इन सभी लोगों का भारत के विकास में योगदान रहता है। इसका प्रमुख आधार धार्मिक सहिष्णुता ही है। दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता है। महान विशेषता क्यों है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इतने सारे धर्म होने के बाद भी कभी भी किसी भी धर्म में आपसी जो वैमनस्य है वो देखने को नहीं मिलता। हर कोई हर धर्म को मान्यता देता है और यहाँ पर सब कोई अपने धर्म को, ऐसा नहीं कि वो अपने धर्म को नहीं मानते लेकिन किसी भी धर्म का विरोध भी नहीं करते। इसलिए यहाँ पे देखिए धार्मिक सहिष्णुता शब्द धार्मिक एवं सहिष्णुता नामक दो शब्दों से मिलकर बना, जहाँ धार्मिक शब्द का आश्रय धर्म शब्द से लिया जाता है और धर्म शब्द संस्कृत के धृ धातु से बना जिसका अर्थ होता है धारण करना। अन्य शब्दों में व्यक्ति की भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आचरण और व्यवहार, खान पान अपनाया जाए, धारण किया जाए, वही क्या होता है? वही धर्म होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए धर्म क्या है? वो धृ धातु से, संस्कृत के धृ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है धारण करना। और धारण करने का मतलब यहाँ पे क्या है? आध्यात्मिक उन्नति करना। और वहाँ पे हमारे अपने व्यवहार, आचरण और खान पान ये सब अपनाना और धारण करना है जो हमारे धर्म से संबंधित हैं। यहाँ पे देखिए धार्मिक सहिष्णुता की क्या विशेषताएं हैं। यहाँ पे देखिए भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों में उदारता एवं समन्वय की भावना पाई जाती है। भारत में धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप विविधता में एकता भी पाई जाती है। तो दोस्तों धार्मिक सहिष्णुता के फलस्वरूप ही विविधता में एकता, यानी कि बहुत सारी भिन्नताएं होने के बाद भी एकता देखने को मिलती है। आगे चलिए देखते हैं भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध और जैन सभी संस्कृति अपनी अपनी विशेषताएं बनाए हुए। देखिए दोस्तों हर धर्म की अपनी विशेषताएं हैं। फिर भी देखिए जब भी किसी देश में किसी भी तरह की आपदा आती है तो वहाँ पे जाति धर्म का कोई भी यहाँ पे कोई भी मान्यता नहीं होती कि यहाँ पे हम इस जाति धर्म से, बल्कि सबको एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वहाँ पे यहाँ पे देखेंगे हम मुसलमानों के संपर्क तथा साथ रहने के कारण अल्लोपनिषद की रचना भारतीय मनुष्यों ने ही की थी। धार्मिक समन्वय के फलस्वरूप बुद्ध को राम और कृष्ण की भांति भगवान का अवतार भी माना जाता है। तो दोस्तों ये धार्मिक समन्वय का ही परिणाम है, जहाँ पर बुद्ध को राम और कृष्ण की भांति ही भगवान का अवतार माना जाता, क्योंकि उनके अंदर वो सारे गुण विद्यमान थे जो भगवान के अंदर हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्यों। दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति के लिए राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। हम की भावना का विकास का किस तरह से, यानी कि हम की भावना के विकास की दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। लोकतांत्रिक शासन में आस्था की दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। क्षेत्रीय संकीर्णता की समाप्ति की दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। विघटनकारी तत्वों के उन्मूलन की दृष्टि से भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। और राष्ट्रीय उन्नति एवं जीवन स्तर को उठाने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पे अमान्य चीज़ें एक तरह से यहाँ पे देखें तो जो भी हमारे देश को कहीं ना कहीं कमज़ोर बनाती हैं, उन सब चीज़ों को अलग रखने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। जो भी विघटनकारी तत्व हैं, जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनको दूर करने के लिए भी राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए भारत की विविधता में एकता दर्शाने वाले तत्व कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए भौगोलिक अनेकता में एकता। यहाँ पे देखेंगे आप भौगोलिक अनेकता में एकता का क्या मतलब कि जो हमारे देश में अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थिति बनती है, फिर भी अगर हम देखें तो लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। लोग अब देखेंगे जो भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे चाय पत्ती और फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं। तो अगर हम यही बात करें जो भी यहाँ पे समतल इलाके हैं, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र हैं, वहाँ पे
अधिक खाद्यान्न उत्पादन हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक दूसरे से लेन देन भी चलता है, तो एक तरह से एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं। इस तरह से भौगोलिक अनेकता में एकता देखने को मिलती है और राजनीतिक अनेकता में एकता देखने को मिलती है, सामाजिक सांस्कृतिक अनेकता में एकता देखने को मिलती है, धार्मिक अनेकता में एकता देखने को मिलती है, भारत की अनेकता में एकता, भाषा के आधार पर भी भारत में अनेकता में एकता देखने को मिलती है। यानी कि देखिए हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, फिर भी देखिए कहीं ना कहीं भाषा, जाति, लिंग और धर्म, ये सब के आधार पर अनेकता में एकता देखने को हमें मिलती है। आर्थिक अनेकता में एकता यानी कि अलग अलग क्षेत्रों में आर्थिक स्थिति अलग अलग है, जहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वहाँ के लोग, जहाँ पे आर्थिक स्थिति अच्छी है जिस क्षेत्र में, वहाँ पे लोग अपनी जीविका के लिए जाते हैं और कहीं ना कहीं वो वहाँ पे जाके बस भी जाते हैं और अपना घर भी बना लेते हैं, साथ ही वहाँ पे निवास करने के साथ साथ अपनी जीविका भी चला रहे हैं। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों का एक दूसरे के साथ जो संपर्क है वो अनेकता में एकता देखने को यहाँ मिलती है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व। यहाँ पे देखिए सांप्रदायिकता, भाषावाद, क्षेत्रीयता, जातिवाद, रंग भेद, दूषित शिक्षा प्रणाली, नैतिक पतन और भ्रष्टाचार, ये सांप्रदायिक यहाँ पे ये सांप्रदायिकता वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो कि राष्ट्रीय एकता में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, और दूषित शिक्षा प्रणाली भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है, नैतिक पतन और भ्रष्टाचार भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं, दूषित राजनीति भी राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करती है। तो दोस्तों देखिए जातिवाद के आधार पर जो राष्ट्र है वो कहीं ना कहीं एक होने में कभी कभी, अब देखेंगे यहाँ पे विरोध प्रदर्शन होता है और यहाँ पे कहीं ना कहीं झगड़े लड़ाई होने की कभी कभी संभावना हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं ये बाधक तत्व है राष्ट्रीय एकता में। राष्ट्रीय एकता की बाधाओं को दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो यहाँ पे देखिए पहला है राजनैतिक उपाय, भावात्मक उपाय, अंतर्जातीय विवाह, राष्ट्रीय भाषा यानी कि एक राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, शिक्षा भी एक ही जैसी होनी चाहिए, कठोर नीतियाँ होनी चाहिए, क्षेत्रीयता का त्याग कर देना चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए राष्ट्रीय एकता को बाधा को दूर करने के लिए। और यहाँ पे देखिए विश्व बंधुत्व की भावना का विकास होना चाहिए। तो ये राष्ट्रीय एकता में जो भी बाधाएं आ रही हैं उसको दूर करने के लिए उपाय हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वैश्वीकरण यानी कि भूमंडलीकरण जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे देखिए वैश्वीकरण अंग्रेजी शब्द ग्लोबलाइजेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण वैश्विक भूखंड से। वैश्वीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एंथनी गिडेंस ने किया था, ये सब आपको याद रखना है। सामान्य अर्थ में इसका अभिप्राय संपूर्ण विश्व का एक परिवार के रूप में एकीकृत होकर अपनी भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक दूरियों को मिटाकर मानव समाज के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना। यानी कि यहाँ पर जो विश्व की भौगोलिक स्थिति है और जो भी उसकी आर्थिक स्थिति, जो राजनीतिक स्थिति, उन सब में जो भी दूरियां उसको मिटाकर मानव समाज के एकीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करना है, ये होता है वैश्वीकरण। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे वैश्वीकरण की विशेषताएं क्या है। यहाँ पे पारस्परिक निर्भरता, विकसित देशों पर नियंत्रण, मानवता का विकास, तकनीकी शिक्षा का विकास, ये वैश्वीकरण की विशेषताएं हैं, जहाँ पर पूरा विश्व एक दूसरे पर निर्भर है और साथ ही साथ विकसित देशों पर नियंत्रण। और यहाँ पे देखिए विकसित देशों का नियंत्रण है, शायद यहाँ पे विकसित देशों का नियंत्रण, जो भी विकसित देश हैं उनका विकासशील देशों पर नियंत्रण है, मानवता का विकास भी हो रहा है, तकनीकी शिक्षा का भी विकास हो रहा है, ये विशेषताएं हैं। अब चलिए हम देखेंगे वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है। दोस्तों विश्व स्तर पर व्यापार करना, इसलिए भी वैश्वीकरण की आवश्यकता है। विश्व की अनेक समस्याओं के समाधान के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है। राष्ट्रीय विकास के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है। विश्व नागरिकता के लिए वैश्वीकरण की आवश्यकता है। जन संचार के साधनों के द्वारा राष्ट्र की गतिविधियों का ज्ञान होना भी वैश्वीकरण की आवश्यकता है। दोस्तों वैश्वीकरण का मतलब होता है विश्व के समस्त देशों का एकजुट होना, जहां पर वो किसी भी आपदा से एक साथ लड़ें और किसी भी तरह के, जैसे कोई भी समस्या हो, चाहे वो पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे वो निर्धनता से संबंधित हो, चाहे वो गरीबी से संबंधित हो, चाहे वो अशिक्षा से संबंधित हो, उस सारी समस्याओं का समाधान एक मंच पर हो, विश्व के सारे देश एक साथ हों। अब यहाँ पर देखिए आपका लास्ट अध्याय है सतत विकास और पर्यावरण। दोस्तों सतत विकास का अर्थ और परिभाषा जानते हैं। दोस्तों सतत विकास अंग्रेजी के दो शब्दों से सस्टेन प्लस डेवलपमेंट से मिलकर बना। सस्टेन का अर्थ होता है संभालना यानी कि सपोर्ट,
या पोषित करना। न्यूरिश और डेवलपमेंट का अर्थ होता है विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। सतत विकास की अवधारणा की शुरुआत 1962 में हुई थी। सतत विकास की अभिप्राय जो है वो आर्थिक विकास के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित करना, यानी कि दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है कि जहाँ पर हम अपनी प्रकृति का प्रयोग तो करें लेकिन इस हद तक ना करें कि वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ही बचे ही ना, यानी कि जो भी प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए चीज़ें हैं जैसे कि खनिज या प्राकृतिक संपदा जितनी भी है उन सब का हम एक लिमिट में प्रयोग करें और एक तरह से उसका हम फिर से उसको रिसाइकल करके भी प्रयोग करें, जिससे कि वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रख सकें। तो यहाँ पे देखिए साथ ही साथ हमारा यहाँ पे विकास भी हो और हमारी प्रकृति भी सुरक्षित हो। अब यहाँ पे देखिए सतत विकास का अर्थ एवं स्थिति से जो हमेशा के लिए बनी रहे, यानी कि सतत विकास का अर्थ ऐसी स्थिति से होता है जो हमेशा के लिए मेंटेन रहे। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार से हो जिसमें पर्यावरण असंतुलन भी ना हो तथा प्रकृति का उत्पादन क्षमता से अधिक शोषण भी ना हो, यानी कि पर्यावरण भी संतुलित रहे, पर्यावरण में भी किसी तरह का असंतुलन ना पैदा हो और साथ ही जो प्रकृति का उत्पादन है, जो भी प्रकृति की क्षमता है उसका अधिक शोषण भी ना हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं। सतत विकास के कुछ दूरगामी तथा व्यापक उद्देश्य हैं जो जाति, धर्म और भाषा क्षेत्रीय बंधनों से मुक्त हैं। ये उद्देश्य निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को दुरुपयोग से बचाना, यानी कि दोस्तों यहाँ पे देखिए सतत विकास का क्या उद्देश्य है, जो भी पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधन है उनका दुरुपयोग ना हो बल्कि वहाँ पे उनका उपयोग हो लेकिन एक लिमिट में हो। और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों दूसरा, ऐसी नई वैज्ञानिक तकनीकों की खोज करना जो प्रकृति के नियमों के अनुरूप कार्य करे। तो ऐसी वैज्ञानिक तकनीकों का खोज किया जाए जो प्रकृति के नियम के अनुरूप कार्य भी करे और साथ ही प्रकृति को भी संतुलित रखे। और यहाँ पर देखिए विविधता की रक्षा करना, दोस्तों विकास की नीतियों में स्थानीय समुदायों को शामिल करना, तो जो भी विविधताएं उनकी रक्षा भी करना और साथ ही साथ जो विकास कार्य है उसको भी आगे बढ़ाना है। विश्व के सभी राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना और शांति की, मानवता के व्यापक हितों की रक्षा भी इसमें सुनिश्चित की जाती है कि यहाँ पे मानव का हित भी हो और साथ ही साथ विकास भी हो। सतत और संपोषणी विकास की अवधारणा के मूल तत्व क्या है, इसके विषय में जानें। दोस्तों यहाँ पर अगर आपसे पूछे सतत विकास या संपोषणी विकास, तो संपोषणी विकास या सतत विकास दोनों एक ही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सतत विकास के मूल तत्व निम्नलिखित हैं, इसमें देखेंगे हम। पहला, मानव की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करना, मनुष्य की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं में सामंजस्य स्थापित करना, आर्थिक विकास के साथ साथ प्रकृति की पूंजी का संरक्षण भी करना और प्रदूषण कम करना, पर्यावरण विकास के मध्य आत्मनिर्भरता, पर्यावरण और परिस्थिति तंत्र का संरक्षण करना। दोस्तों सतत विकास की आवश्यकता और महत्व हम देखेंगे। खनिज पदार्थों या वनों को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें संसाधनों का वहनीय उपयोग करना चाहिए। दोस्तों उदाहरण के लिए धातुओं को खोलने के बजाय उपलब्ध धातुओं को पुनर्चक्रण द्वारा प्रयोग में लाया जाए, यानी कि उसका रिसाइकल किया जाए। यदि किसी स्थान पर पेड़ों की कटाई की जाती है तो उसके स्थान पर या उसके आसपास कम से कम उतनी ही संख्या में पेड़ लगाए जाएं, जितना हमने कटाई की है उतनी ही संख्या में पेड़ लगाए जाए, जिससे कि जो प्रकृति का संतुलन है वो बना रहे। दोस्तों यहाँ पर देखिए सतत विकास की आवश्यकता को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने हेतु, मानव प्रगति एवं विकास हेतु, पर्यावरण प्रबंधन हेतु, मानव जिज्ञासा के समाधान हेतु, अधिगम एवं शिक्षा हेतु, जीवन का अस्तित्व बचाए रखने हेतु। तो दोस्तों ये है आपका सतत विकास की आवश्यकता को इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो भी हमारी आवश्यकता उसको किस तरह से हम पर्यावरण से जोड़ करके पर्यावरण को भी संतुलित रखें, साथ ही साथ अपना विकास भी करें। अब दोस्तों आगे हम चलिए देखते हैं यहाँ पर वनोन्मूलन, वनों की कटाई। आपको पता है वनोन्मूलन क्या होता है, यानी कि वनों की कटाई, जहाँ पर वनों की कटाई तो होती है लेकिन उसके स्थान पर पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं। आज आपको पता है वनों की कटाई जो हो रही है वो अलग अलग कारणों से हो रही है। कहीं पर कृषि कार्य के लिए वनों की कटाई हो रही है, कहीं पर शहरीकरण की वजह से वनों की कटाई हो रही है, कहीं पर उद्योग धंधों के विकास के लिए वनों की कटाई हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे जो अलग अलग उद्देश्य हैं इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी वनों का उन्मूलन किया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए वनोन्मूलन के कारण है, यहाँ पर देखिए प्राकृतिक कारण है जिसमें देखिए मृदा अपरदन हो गया, भूस्खलन हो गया, प्रचंड वायु के वेग की वजह से भी
जो वन हैं वो नष्ट हो रहे हैं। और मानवीय कारण में अगर हम देखें तो वनों की कटाई है, जिसमें हम देखेंगे ईंधन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वनों की कटाई हो रही है, विकास परियोजनाओं के संचालन के लिए वनों की कटाई हो रही है, भोजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जो वन है उनको काट करके कृषि योग्य बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देखेंगे इसके अलावा यहाँ पे ढेर सारे आपको कारण लिखाए गए हैं। अत्यधिक चराई की वजह से, यानी कि जो पशु हैं उनके चरने की वजह से भी वनों का ह्रास हो रहा है, शहरीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति की वजह से वनों का ह्रास हो रहा है, और कृषि संबंधी अज्ञानता की वजह से। कृषि संबंधी अज्ञानता का क्या मतलब, जो झूम कृषि होती है वहाँ पर वनों को काट करके 3-4 साल तक, जब तक वन जो मृदा है उसमें उपजाऊपन जब तक रहता है तब तक कृषि होती है, फिर उसके बाद फिर दूसरी जगह से जंगलों को काटा जाता है। तो इस तरह से जो कृषि संबंधी अज्ञानता, इसकी वजह से भी वनों को काटा जा रहा है। झूम कृषि की वजह से वनों को काटा जा रहा है। उद्योगों के लिए कच्चे माल की वजह से वनों को काटा जा रहा है। आगे चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए भूमि अवक्रमण, मृदा अपरदन। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जड़ों का एक कार्य मृदा को बांधे रखना है। जो पेड़ पौधे होते हैं वो मृदा को बांध के रखते हैं। जहाँ घास, पेड़ पौधे आदि उगते हैं वहाँ पर हवा या बहते जल से मृदा पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता तथा भूमि बंजर होने से बच जाती है। इसके विपरीत वनों को साफ करने से मृदा की ऊपरी सतह ढीली पड़ जाती है, हवा तथा जल के साथ, जो हवा और जल के साथ चली जाती है। तो अगर देखिए वनों की जो सफाई होती है, एक तरह से वनों को साफ करने से जो मृदा है उसकी ऊपरी सतह ढीली पड़ जाती है, यानी कि जो वन होते हैं, जो उनकी पत्तियां होती हैं, जो खरपतवार होते हैं वो उनको ढके रहते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे उनकी सफाई होती है वो खरपतवार हटने की वजह से उनकी जो पकड़ होती है वो ढीली हो जाती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, मृदा अपरदन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे मृदा अपरदन के कारण क्या हैं। यहाँ पे मृदा अपरदन के अनेक कारण हैं जो इस प्रकार है। अत्यधिक चराई की वजह से मृदा का ह्रास होता है। वनों में आग लगने से भी मृदा का ह्रास होता है। मृदा यानी कि जो उपजाऊपन होता है मिट्टी का, और वनों की कटाई की वजह से भी, और कृषि के गलत तरीके से भी मृदा का ह्रास होता है, और मानव की अलग अलग क्रियाओं की वजह से भी मृदा का ह्रास यानी कि उसका अपरदन होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए सतत विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश के द्वारा या विश्व के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन। दोस्तों यहाँ पर आप नाम याद रख लीजिए केवल, और इसमें से जो महत्वपूर्ण है उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे देखिए स्टॉकहोम सम्मेलन, पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग की स्थापना, पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा पत्र, कार्यसूची 21, सतत विकास पर जोहान्सबर्ग सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन, ये महत्वपूर्ण प्रयास हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है। दोस्तों सन 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर चर्चा का विषय बने। पहली बार वायु प्रदूषण और रासायनिक विषैले जैसे मुद्दों पर विश्व स्तर पर चर्चा की गई थी इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में, कि दोस्तों ये वायु प्रदूषण जो हो रहा है, जो रासायनिक विषैलेपन है, इसकी वजह से जो प्रकृति है वो किस तरह से असंतुलित हो रही है। तो स्टॉकहोम सम्मेलन के परिणाम स्वरूप स्टॉकहोम घोषणा पत्र जारी किया गया था, जिसमें मानव पर्यावरण की रक्षा के लिए 26 सिद्धांत तथा उनके क्रियान्वित करने के लिए 106 सुझाव भी शामिल किए गए थे। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे रियो का घोषणा पत्र पर्यावरण के विकास के संदर्भ में। दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 जून 1992 को ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन किया, जिसे पृथ्वी सम्मेलन या रियो सम्मेलन को आप ये जान लीजिए कि पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, इसको पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 182 देशों के यहाँ पे देखिए 20,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सतत विकास पर जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र ने 2002 में जोहान्सबर्ग में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, और सम्मेलन में एक बार फिर सतत विकास को अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का केंद्रीय लक्ष्य भी माना गया, और इसको लागू करने के लिए आवश्यक उपायों पर भी जोर दिया गया। दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल। दोस्तों वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी और चुनौती से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पहल पर वर्ष 1992 में फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज का गठन किया गया। विकसित देशों द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हेतु जिम्मेदार खतरनाक ग्रीन हाउस गैस की उत्सर्जन में कटौती की बाध्यता के लिए UNFCCC द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता तैयार करने हेतु वार्ता शुरू की गई थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए वैश्विक तापमान से संबंधित है आपका क्योटो प्रोटोकॉल, जहाँ पर जो भी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है इस पर किस तरह से नियंत्रण रखा जाए इस पर वार्ता की गई थी।
अब यहाँ पर हम देखेंगे जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन। दोस्तों जो जितने भी यहाँ पे महत्वपूर्ण आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित सम्मेलन हुए उन सब पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन पर बाली सम्मेलन भी आपके एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 3 से 14 दिसंबर 2007 को जलवायु परिवर्तन पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। कीनिया के पर्यावरण मंत्री किववाना की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में वायुमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी के कारण आर्थिक एवं पर्यावरणीय विनाश की आशंकाओं से निपटने तथा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की कटौती के मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका इंडोनेशिया का जो बाली सम्मेलन हुआ था, इसमें जो भी वायुमंडलीय घटनाएं हैं और साथ ही जो भी वायुमंडलीय तापमान की वजह से जो बढ़ोतरी हो रही है, जहाँ पर पर्यावरण का विनाश की आशंका जताई गई और इसके लिए जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन है इसमें किस तरह से कटौती की जाए, इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया था गंभीरतापूर्वक कि किस तरह से जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन है इसको कम किया जाए, जिससे कि जो वायुमंडलीय तापमान है जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है उसको किस तरह से डाउन किया जाए, जिससे कि जो पर्यावरण है उसको संतुलित भी किया जा सकेगा और साथ ही साथ जो मानवीय गतिविधियां हैं उस पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। तो दोस्तों मानवीय गतिविधियों में जो भी एक तरह से अगर हम देखें तो जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में देखिए हमारे यहाँ जो रेफ्रिजरेटर और साथ ही साथ आपके एसी वगैरह यूज किए जाते हैं, इससे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब बहुत ही ज़्यादा हानिकारक गैसें होती हैं जो हमारे पर्यावरण में जो हमारे वायुमंडलीय तापमान को काफ़ी बढ़ा देती हैं। तो इन सब को नियंत्रण करने के लिए भी गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी। दोस्तों आज आपका ये पूरा शांति शिक्षा एवं सतत विकास का पूरा सिलेबस का सार एक ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। आई होप आप इससे काफ़ी लाभान्वित भी होंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करिएगा, जिससे मेरी ये मेहनत सार्थक हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। मेरा ये मेहनत तभी सफल होगा जब आप बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको पूरी डिटेल स्टडी करवाई है नोट्स बना करके। ये बहुत ही मुश्किल कार्य था मेरे लिए, फिर भी मैंने अगर आपके लिए ये निश्चय किया कि मुझे करना है तो मैंने आपके लिए कर दिखाया है। और आप बस अब बारी आपकी है कि आप इससे कितने लाभान्वित हुए और कितना इससे आपका रिजल्ट अच्छा आता है। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।